ओके, बेटा नाउ सी हियर, देखिए जिन्होंने नॉर्मलाइजेशन अटेंड नहीं भी किया था तो मल्टीवैल्यूड डिपेंडेंसी आ जाएगा आप लोगों को समझ में, सो डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। लास्ट सेशन में हम लोग का ये छोटा सा एक टॉपिक बच गया था, इसको कंप्लीट करते हैं और ट्रांजैक्शन सीरियलाइजेबिलिटी हम लोग चालू करेंगे, ठीक है। सो भाई ट्रांजैक्शन सीरियलाइजेबिलिटी जो है दैट वुड बी द कंप्लीटली न्यू टॉपिक। तो ये तो हालांकि 15-20 मिनट का टॉपिक है, 15-20 मिनट में ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद ट्रांजैक्शन सीरियलाइजेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो ये कल का हमारा क्लास का बाकी रह गया था, तो हम इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ट्रांजैक्शन सीरियलाइजेबिलिटी के ऊपर हम लोग स्विच करेंगे। तो जो भी बच्चे ने अटेंड नहीं भी किया था प्रीवियस सेशन या नॉर्मलाइजेशन नहीं अटेंड किया था, आप ये सेशन को बिल्कुल अटेंड करो, क्योंकि ट्रांजैक्शन सीरियलाइजेबिलिटी न्यू टॉपिक है और ये वाला टॉपिक भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मल्टीवैल्यूड डिपेंडेंसी इज आल्सो द न्यू टॉपिक, है ना। तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। चलिए देखिए, अब सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि मल्टीवैल्यूड डिपेंडेंसी होता क्या है ना, तो मल्टीवैल्यूड डिपेंडेंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं x टेंड्स टू y, है ना। वी आर यूजिंग टू एरोज, दो एरो जनरली यूज करते हैं, या फिर आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो विथ there is a line and there are two arrow toward the y, है ना। So either we are representing like this or that, it's simply the representation of multi-valued dependency। अब देखिए, यस तेज प्रताप, लास्ट सेशन में हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे बेटा, 6 to 7 क्वेश्चंस बचे हुए थे, ये कंप्लीट करते हैं, वो क्वेश्चंस भी मैं करवा दूंगा, ठीक है, जो लास्ट के क्वेश्चंस थे, और फिर हम ट्रांजैक्शन सीरियलाइजेबिलिटी करेंगे, ठीक। नहीं कुणाल, कल क्लास नहीं हुआ था बेटा 9 के बाद, मतलब जो भी हमारा लास्ट टॉपिक था ना, 26 या 27 हम किसी क्वेश्चन पे थे आई थिंक, तो वहां तक ही हुआ था, उसके बाद का अभी हम चालू कर रहे हैं ना, कल क्लास नहीं हुई थी, ठीक है। चलिए, सो अब देखिएगा सभी लोग ध्यान से सुनिएगा कि x टेंड्स टू y को मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी हम लोग कब कहते हैं, कब हम कहते हैं कि x टेंड्स टू y इज अ मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। सो अवर डेफिनेशन सेज दैट कि अगर हमें सपोज कोई टेबल हमें दी हुई है, लाइक सपोज आई एम हैविंग अ टेबल एंड दैट टेबल कंसिस्ट एट्रीब्यूट x, एट्रीब्यूट y एंड सपोज देयर इज अनदर एट्रीब्यूट z कोई भी एट्रीब्यूट हो सकता है ना, रिमेनिंग एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं। सो x, y और z अगर है हमारे पास, हमें चेक करना है कि x टेंड्स टू y is a multi-valued dependency or not, x tends to y multi-valued dependency है या नहीं, हमें ये चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे x की दो टपल्स ऐसी हैं क्या जिनमें x का जो डेटा है वो सेम है, लाइक सपोज टू बी देयर इज अ टपल 1 एंड देयर इज अनदर टपल 2, ओके। अब x की एक टपल है, इसमें डेटा 1 है, 1 लिखा हुआ है सपोज, एंड देयर एग्जिस्ट वन मोर टपल विद द सेम डेटा 1, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि x के करस्पॉन्डिंग दो टपल एग्जिस्ट करती है, x के करस्पॉन्डिंग दो टपल एग्जिस्ट करती है जो कि सेम डेटा कंसिस्ट करते हैं। सो व्हाट वी कैन से, x टेंड्स टू y को हम मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी कब कहेंगे, अगर x की दो रोज है विद द सेम डेटा, है ना, अगर ऐसी है तो फिर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होना मस्ट है। सो ये तीनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होना मस्ट है। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो x टेंड्स टू y मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी होगा, और अगर ये तीनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो ये मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी नहीं होगी। तो सबसे पहली चीज हमें क्या चेक करना है, इफ देयर एग्जिस्ट टू टपल विद द सेम डेटा इन x, देन दिस थ्री कंडीशन शुड बी सेटिस्फाई, ठीक है। अभी तीन कंडीशन क्या है भाई, तो फर्स्ट कंडीशन ये बोल रहा है कि देयर शुड एग्जिस्ट टू मोर टपल विद द सेम डेटा, है ना, ये क्या बोल रहा है, t1, t2, t3, t4, चार टपल ऐसी होनी चाहिए जिनमें x का डेटा सेम हो, मतलब दो टपल तो आपने ले ली लेकिन दो टपल और होनी चाहिए विथ 1, लाइक दिस। तो ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कि हाँ यहाँ पे 4 टपल है विद द सेम डेटा, ठीक है। नाउ सी हियर, सेकंड कंडीशन सेज दैट कि 1 और 3 y वाले कॉलम के लिए बात कर रहे हैं, तो y वाले कॉलम का फर्स्ट और थर्ड टपल का डेटा सेम होना चाहिए। सपोज देयर इज a, तो यहां पे भी a होना चाहिए, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। और उसी के साथ में सेकंड एंड फोर्थ का डेटा सेम होना चाहिए। तो सेकंड पे अगर डेटा b है तो फोर्थ पे भी डेटा क्या होना चाहिए, b होना चाहिए, लाइक दैट। सो फर्स्ट, थर्ड एंड सेकंड, फोर्थ शुड बी सेम इन y, ठीक।
ये दो कंडीशन है, एक और कंडीशन है जो z है। अब पॉइंट यहां पे आता है कि सर z क्या है, तो भैया रिलेशन में जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, तो x और y को छोड़ के रिमेनिंग जो भी आपको एट्रीब्यूट दिए हुए, यू कैन चूज z फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स। तो इन रिमेनिंग एट्रीब्यूट में से आप किसी को भी z चूज कर सकते हो। अगर 3 ही एट्रीब्यूट है तो बेटा ये z हो गया, और 3 के अलावा अगर और भी एट्रीब्यूट है 4 5 6 7 8 9 ऐसे नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स है, तो फिर यू कैन चूज एनी z, है ना, किसी भी एक ऐसा z होना चाहिए। तो ये क्या कहता है कि सेकंड और थर्ड का डेटा सेम होना चाहिए, मतलब सेकंड रो में अगर डेटा C है तो थर्ड रो में भी डेटा C होना चाहिए, एंड फर्स्ट एंड फोर्थ रो का डेटा सेम होना चाहिए। सपोज यहां D है तो देयर शुड बी D, लाइक दिस, है ना। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है, जैसा कि हम कह सकते हैं कि यस सर इस टेबल के लिए अब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, then x tends to y is a multi-valued dependency। तो हम x tends to y को क्या बोलेंगे, multi-valued dependency बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने या याद रखने चाहिए, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? पहली चीज कि अगर सर हमारे पास में रिलेशन है x y z, ठीक है, और इसमें एक टपल है, सिर्फ एक ही टपल है, लाइक 1 2 3, ठीक है, तो क्या x टेंड्स टू y मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी होगी या नहीं होगी, है ना। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि अगर हमारे पास x y z 3 क्या है आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं किसी रिलेशन में और सिर्फ एक ही टपल है, तो क्या x टेंड्स टू y मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी होगा या नहीं होगा। तो देखिए ये जो पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है ये क्या कहता है कि अगर 2 टपल x की सेम डेटा के साथ मिलती है तो ये 3 कंडीशन और सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन और सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 2 टपल नहीं मिलती है, अगर ये 2 टपल सेम डेटा के साथ में नहीं मिलती है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे सर यहाँ पे x की 2 टपल है ही नहीं विद द सेम डेटा, यहाँ पे x की एक टपल है विद अ डिफरेंट डेटा, ठीक है, तो क्या ये मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी होगी या नहीं होगी। सो यू शुड रिमेंबर x टेंड्स टू y इज मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। बेटा अगर 2 टपल है ना तो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करवाना मस्ट है, लेकिन अगर किसी डेटा की एक ही टपल है तो वो हमेशा मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी होती है, तो ये पॉइंट आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि अगर एक टपल है तो हमेशा मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी होगी, ठीक। अगर 2 टपल है विद द सेम डेटा तो फिर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तब मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी होती है ना वो अल्टीमेटली डिपेंड किस पे करती है, जब हम नंबर ऑफ टपल्स इंसर्ट करते हैं तब डिपेंडेंसी बनती है। देखिए एक और एग्जांपल मैं इसमें आपको बताता हूं यहाँ पे, लेट्स सी हियर, सपोज टू बी आई एम हैविंग अ रिलेशन विथ एट्रीब्यूट x y z, there is one tuple with 1 2 3 and there is another tuple with 4 5 and 6, there is one tuple with 1 2 3 and there is another tuple with 4 5 and 6, ठीक है। बेटा टपल का मतलब होता है, टपल कहें या रो कहें या रिकॉर्ड कहें एक ही बात होती है ना। जैसे टपल या फिर हम इसको रो कहते हैं, इस कॉलम इस टेबल की रो, या उसे हम टपल भी कहते हैं, या फिर हम इसे रिकॉर्ड भी कहते हैं। तो ये डिफरेंट नेम्स जो हैं वो बोले जाते हैं, तो आप उनको ध्यान रखें। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, क्या इस रिलेशन में आपको कोई 2 टपल ऐसी, हमें अगेन वापस क्या चेक करना है, x टेंड्स टू y इज अ मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी और नॉट, वी नीड टू चेक दैट थिंग, ठीक है। क्या आपको इस रिलेशन में x की कोई 2 टपल मिल रही है क्या विद सेम डेटा, क्या इसमें आपको x की कोई 2 रो मिल रही है क्या विद सेम डेटा, टेल मी, क्या x की कोई 2 रो मिल रही है क्या विद द सेम डेटा। सो क्या कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे कि यहां x की कोई भी 2 रो नहीं है विथ सिमिलर डेटा नहीं है, ठीक है। सो देयर इज नो 2 टपल विद द सेम डेटा इन कॉलम x, ठीक है। सो
अब अगर 2 रो नहीं है तो ये 3 कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस टाइप की डिपेंडेंसी हमेशा मल्टी वैल्यूड होती है। सो इज मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। तो बेटा ये क्या कहलाएगी? इट इज मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। तो ये मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी है, ठीक है। चलिए, अगर आपको यहां पे एक रिलेशन दे दिया जाता है विथ द कॉलम x y z एंड दैट टेबल डज नॉट कंसिस्ट एनी डेटा, मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? एम्प्टी टेबल की बात कर रहे हैं। और इसमें अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या x टेंड्स टू y मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी है? बेटा x में यूनिक डेटा है, y में कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें x में अगर 2 डेटा सेम है, हम x टेंड्स टू y डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं ना, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड वाले को चेक करना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड की 2 रो है विद द सेम डेटा तो फिर हमें ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। बट अगर हमें उस टेबल में x की कोई भी 2 रो विद द सेम डेटा नहीं मिलती है तो सेटिस्फाई करवाने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट वी कैन से, यस देखिए यहां पे अगेन वो एक सेम कॉन्सेप्ट है। क्या 2 रो है x की विद द सेम डेटा? नहीं सर, इसमें 2 रो x की नहीं है विद द सेम डेटा। सो ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है क्या? नहीं करवानी है। तो इस टाइप की डिपेंडेंसी हमेशा मल्टी वैल्यूड होती है। सो इज मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। तो बेटा ये मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी कहलाएगी। जतिन, मैंने क्या बोला है कि अगर 2 रो सेम डेटा के साथ आती है बेटा तो ये कंडीशन चेक करनी है। अगर 2 रो सेम डेटा के साथ नहीं आती है तो वैसी डिपेंडेंसी हमेशा मल्टी वैल्यूड होती है। सिर्फ इतना हमें याद रखना है। सुमित गुप्ता, एम्प्टी टेबल में एफडी एग्जिस्ट करती है? हाँ बेटा, एफडी तो देखिए 2 पॉइंट है ना। मैं आपको बताता हूँ 1 बाय 1 मैं आपको पॉइंट्स वो डिस्कस करता हूँ। चलिए देखिए, है ना, वो जो फंक्शनल डिपेंडेंसी वाला पॉइंट है वो भी डिस्कस करता हूँ, और ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था पहले इसको सुनिए, फिर फंक्शनल डिपेंडेंसी वाले पॉइंट पे मैं आऊँगा। देखिए एक्स वाई जेड है, लेट्स सी अगेन एक्स वाई जेड। अब मैंने इनिशियली ये रिलेशन एम्प्टी है, ठीक है। तो फर्स्ट सिनेरियो एम्प्टी रिलेशन है आपका बेटा, एम्प्टी रिलेशन है। तो हम क्या कहेंगे x टेंड्स टू y इज मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी, क्योंकि x की एक भी रो नहीं है ना, मतलब कोई भी रो नहीं है, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी है। अब मैंने इसमें 1 रो इंसर्ट कर दी, पहले इंसर्ट नहीं की थी, एम्प्टी रिलेशन था तो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी थी। सो ठीक है, सेकेंड, अब हमने जैसे ही एक रो इंसर्ट की, क्या अभी भी मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी है? सो व्हाट वी कैन से, यस स्टिल 1 रो, एक ही रो है, यस स्टिल x टेंड्स टू y इज मल्टी वैल्यूड। तो अभी भी x टेंड्स टू y मल्टी वैल्यूड है, अभी भी है, ठीक है। जैसे ही मैंने एक और रो इंसर्ट कर दी, सपोज लाइक दिस 135, क्या अब x टेंड्स टू y मल्टी वैल्यूड है? बताओ मुझे। एम्प्टी रिलेशन था तो x टेंड्स टू y मल्टी वैल्यूड था, जब पहली रो इंसर्ट करी तो भी x टेंड्स टू y मल्टी वैल्यूड था, जब मैंने दूसरी रो इंसर्ट करी, क्या अब ये मल्टी वैल्यूड है? सो व्हाट वी कैन से, नहीं, अब ये मल्टी वैल्यूड नहीं है, क्योंकि x की 2 रो सेम डेटा के साथ अगर हमें मिल जाती है, x की 2 रो या 2 टपल्स हमें सेम डेटा के साथ मिल जाती है, तो फिर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि फर्स्ट में क्या कह रहे हैं हम लोग कि 4 टपल में सेम डेटा होना चाहिए, तो ये मल्टी वैल्यूड नहीं है। चलिए, मैंने एक और रो इंसर्ट कर दी 1, 2, 5,
क्या ये मल्टी वैल्यूड है, क्या ये मल्टी वैल्यूड है, क्या ये मल्टी वैल्यूड है? तो हम क्या कहेंगे कि सर अभी भी मल्टी वैल्यूड नहीं है ये, क्योंकि आपके पास x की 2 रो विद द सेम डेटा थी ना, तो पहली कंडीशन है कि x की 2 और रो आना चाहिए विद द सेम डेटा। तो व्हाट वी कैन से, स्टिल इट इज नॉट मल्टी वैल्यूड, अभी भी मल्टी वैल्यूड नहीं है। चलिए मैंने एक रो और इंसर्ट की, एंड नाउ आई वांट टू चेक दैट इट इज मल्टी वैल्यूड और नॉट। तो अब आपको क्या देखना होगा, T1 T2, अच्छा सर ठीक है। फर्स्ट कंडीशन है सर 4 रो होनी चाहिए x में विद द सेम डेटा। हाँ, हमें 4 रोज मिल रही है विद द सेम डेटा इन x। इनकी टपल की नंबरिंग कर दी। क्या सर ये नंबर्स चेंज हो सकते हैं क्या? T1 T2 T3 T4 का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो, बट थ्रू आउट दिस 3 कंडीशन वो ऑर्डर सेम रखना है। मतलब अगर आप चाहते हो कि T1 जो थर्ड रो है आप उसको T1 मानना चाहते हो, आप मान सकते हो, लेकिन थ्रू आउट दिस 3 कंडीशन फिर वो ही फर्स्ट रो कहलाएगी। ठीक है, तो आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो तीनों कंडीशंस के लिए। नाउ अब हमें क्या देखना है भाई, y पे क्या कंडीशन है, 1 और 3 का डेटा सेम होना चाहिए। तो ये देखिए 1 और 3 डेटा सेम है, और 2 4 का डेटा सेम होना चाहिए। तो ये देखिए 2 और 4 डेटा सेम है। फिर ये क्या कहता है, 2 3 का डेटा सेम होना चाहिए। तो ये 2 3 का डेटा सेम है, और ये क्या कहता है 1 4 का डेटा सेम होना चाहिए। तो 1 और 4 का डेटा सेम है, मतलब ये मल्टी वैल्यूड बन गई। रजत यादव, वाई मल्टीवैल्यूड डिपेंडेंसी इंस्टेंट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी? भाई हम मल्टीवैल्यूड डिपेंडेंसी पढ़ रहे हैं ना, तो मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। फंक्शनल डिपेंडेंसी तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ ना, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी वो तरीका चेक करने का अलग है। अभी हम रिलेशन में चेक कर रहे हैं कि मल्टीवैल्यूड डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, वो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए सो नाउ हियर व्हाट वी कैन से, अब इससे हमें एक पॉइंट क्या पता चलता है कि जो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी है, ये टपल जनरेटेड हो गया, इट इज टपल जनरेटेड। सो MVD इज टपल जनरेटेड डिपेंडेंसी। मतलब जैसे जैसे हम लोग टपल इंसर्ट करते जाते हैं, डिपेंडेंसी बन भी सकती है, हट भी सकती है ना, तो दोनों पॉसिबिलिटीज वहां पे होती हैं। ठीक है, सो इट इज टपल जनरेटेड डिपेंडेंसी। ठीक है, जबकि फंक्शनल डिपेंडेंसी जो हमने पढ़ा था, फंक्शनल डिपेंडेंसी हमने जो पढ़ी थी इज स्ट्रक्चर जनरेटेड डिपेंडेंसी। क्यों स्ट्रक्चर जनरेटेड है बेटा? जैसे आपने प्राइमरी की बनाई, आपने रिलेशन की टेबल क्रिएट करी और आपने प्राइमरी की बनाई, तो प्राइमरी की हम पहले बनाते हैं, डेटा तो हम बाद में इंसर्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही हमने रोल नंबर को प्राइमरी की बना दिया अगर स्टूडेंट टेबल में, तो अब जो डेटा इंसर्ट होगा ना वो उस फंक्शनल डिपेंडेंसी के हिसाब से इंसर्ट होगा। ठीक है, लेकिन मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी में क्या हो रहा है, हम जो डेटा इंसर्ट कर रहे हैं ना, आफ्टर इंसर्टिंग डेटा वो बनेगी या नहीं बनेगी ये पता चलता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये टपल जनरेटेड है। टपल या इसको आप रो बोल सकते हो, रोज है ना। सो इट इज टपल जनरेटेड एंड दिस इज स्ट्रक्चर जनरेटेड। जैसे ये हमें रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, DBMS कोर्थ राज, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, कोर्स नेम, ऑथर और इंस्ट्रक्टर, हमें ये 3 क्या दिए हुए हैं, कॉलम्स दिए हुए हैं। अब हमें अगर सपोज पूछा जाता है कि कोर्स नेम टेंड्स टू ऑथर इज मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी और नॉट। कोर्स नेम टेंड्स टू ऑथर इज मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी और नॉट, अगर हमें ये पूछा जाता है तो सिंपली हमें कंडीशन क्या चेक करनी है, ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, ये थर्ड रो हो गई, ये फोर्थ रो हो गई, ये x मान लो, ऑथर को क्या मान लो बेटा, y ले लो। तो y में फर्स्ट और थर्ड रो का डेटा सेम होना चाहिए और सेकंड और फोर्थ रो का डेटा सेम होना चाहिए, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और जो रिमेनिंग एट्रीब्यूट है उसमें आप z ले सकते हैं, तो इसको z ले लिया, तो इसका फर्स्ट और फोर्थ रो का डेटा सेम होना चाहिए एंड सेकंड एंड थर्ड रो का डेटा सेम होना चाहिए। तो यस,
यस इट इज मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी, इट इज मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि अगर सर डीबीएमएस की 4 से ज्यादा रो है तो क्या होगा, अगर डीबीएमएस की मोर देन 4 रो है तो क्या होगा। देखिए अगर बेटा डीबीएमएस की एक और रो हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, लाइक डीबीएमएस मैंने यहाँ इंसर्ट किया, ठीक है, और यहाँ कुछ भी इंसर्ट कर सकता हूँ, व्हाट विल बी द डेटा दैट यू वांट टू इंसर्ट, है ना, आप नवाथे चाहते हैं नवाथे इंसर्ट कर ले और यहाँ रवि लिख दे। अब आपसे पूछा जाता है कि क्या अब ये मल्टी वैल्यूड है, क्या अब ये मल्टी वैल्यूड है, क्या अब ये मल्टी वैल्यूड है। देखिए टपल जनरेटेड का मतलब ये है बेटा, जब फर्स्ट रो इंसर्ट करी थी, जब एम्प्टी टेबल थी तो मल्टी वैल्यूड था, जब पहली रो इंसर्ट करी तो भी मल्टी वैल्यूड है, जैसे ही दूसरी रो इंसर्ट करी तो फिर क्या हुआ, 2 रो सेम डेटा के साथ आ गई, तो वहां से आपको तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करवानी पड़ी, अगर नहीं होती है तो फिर मल्टी वैल्यूड नहीं है, तो डेटा डिपेंडेंसी हो गई ना। अब क्या हुआ कि अगर एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, क्या अगर आपको 2 रो मिल जाती है विद द सेम डेटा, ठीक है, और अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब हमें 4 रोज ऐसी मिल गई जिसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, तो उसके बाद आप डीबीएमएस की कितनी भी रो इंसर्ट करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम उसको मल्टी वैल्यूड कहेंगे, है ना। तो कोर्स नेम टेंड्स टू ऑथर यहां पे आपका मल्टी वैल्यूड कहलाएगा, इट इज मल्टी वैल्यूड, इट इज मल्टी वैल्यूड, गॉट इट। ओके चलिए, सो दैट वुड बी द पॉइंट। नाउ सी यार, अच्छा सर अगर डीबीएमएस का 4 रो हमने इंसर्ट कर दिया, ये डेटा हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था, हमने अभी चेक किया था कोर्स नेम टेंड्स टू ऑथर, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। अब मैंने सपोज यहाँ पे एक रो ऑपरेटिंग सिस्टम की इंसर्ट कर दी, एक रो ऑपरेटिंग सिस्टम की इंसर्ट कर दी, ऑपरेटिंग सिस्टम गैल्विन, और यहाँ पे हमने रोहित ले लिया, राहुल ले लिया, कोई भी वैल्यू ले ली, ठीक है। क्या ये टेबल में सी नेम टेंड्स टू ऑथर मल्टी वैल्यूड है? तो बेटा ये डेटा के करस्पॉन्डिंग जा रहा है, टपल के करस्पॉन्डिंग जा रहा है, तो हम क्या देखेंगे कि सर डीबीएमएस के लिए तो कंडीशन सेटिस्फाई करती है, डीबीएमएस के लिए तो कंडीशन सेटिस्फाई करती है, और सर ऑपरेटिंग सिस्टम की एक ही रो है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक रो से कभी दिक्कत नहीं है, किसी भी डेटा की एक रो है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये कोई इशू नहीं है। अभी हम क्या बोलेंगे, इट इज मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी, तो बेटा ये मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी आपकी कहलाएगी। ठीक है, सो ये चीज ध्यान रखेंगे। अभिषेक शर्मा ऐसा नहीं है, सिमिलर डेटा डीबीएमएस की अगर आपको 4 रो मिल गई तो आप अगर उस टेबल में डीबीएमएस की 6 रो है तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 रो होनी चाहिए, फिर उसके बाद नंबर ऑफ रोज अगर डीबीएमएस के करस्पॉन्डिंग आ रही है तो वो मल्टी वैल्यूड कहलाता है। चलिए अब अगर सपोज आप यहाँ पे ये करते हैं, अब अगर सपोज आप यहाँ पे ये करते हैं कि सर मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट रो इंसर्ट किया विथ गिलविन, और यहाँ पे हमने रोहित लिया था, सपोज ऑपरेटिंग सिस्टम की सर एक और रो है गेलविन, एंड देयर इज सम अनदर नेम विकास, लाइक दिस। क्या अब सी नेम टेंड्स टू ऑथर मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी होगा? आजम खान बेटा टपल जनरेटेड के बारे में ही तो बता रहा हूं भाई मेरे, ये पहले 4 रो थी, जब ये 4 रो थी तो क्या हुआ, ये जो रिलेशन था उसमें सी नेम टेंड्स टू ऑथर मल्टी वैल्यूड थी, जैसे ही मैंने 5th रो इंसर्ट करी तो स्टिल ये मल्टी वैल्यूड था, तो ये टपल जनरेट हुई ना। अब एक और टपल जनरेट करी मैंने 6th रो इंसर्ट करी, क्या अब ये मल्टी वैल्यूड है? तो व्हाट यू कैन से कि अब ये मल्टी वैल्यूड नहीं है, अब ये मल्टी वैल्यूड नहीं है। क्यों सर, डीबीएमएस के करस्पॉन्डिंग तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बट अब ऑपरेटिंग सिस्टम की 2 रो आ गई, तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की 2 और रो होना चाहिए और बाकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो वो नहीं हो रही है। तो अब हम क्या बोलेंगे, नाउ इट इज नॉट मल्टी वैल्यूड। तो इसलिए हम इसको टपल जनरेटेड कहते हैं भाई, जैसे जैसे डेटा इंसर्ट करते जा रहे थे वैसे वैसे रो बनती जा रही थी।
है ना, जैसे जैसे डेटा इंसर्ट करते जा रहे थे वैसे वैसे रो बनती जा रही थी और उस तरीके से आपकी मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी चेंज हो रही थी, कभी बन रही थी कभी हट रही थी, ऐसा। Now, the important point that you need to know is what? See here. Functional dependency is a structure generated dependency and multi-valued is a tuple generated, है ना। तो ऑलरेडी ये वाला पॉइंट मैं आप लोगों को लिखवा चुका हूँ, है ना, ये पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस हम लोगों ने कर लिया। Now, all functional dependency is a multi-valued but vice versa is not true। देखिए हम ये जो सेकंड पॉइंट है ना, ये क्या कहता है कि अगर रिलेशन में फंक्शनल डिपेंडेंसी है, अगर रिलेशन में फंक्शनल डिपेंडेंसी है तो वो सारी की सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी हमेशा मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी भी कहलाती है, ठीक है। सो इफ देयर इज अ फंक्शनल डिपेंडेंसी सो वी कैन से दैट इट इज मल्टी वैल्यूड बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। मतलब अगर रिलेशन में मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी है तो फंक्शनल होगी, वो जरूरी नहीं है। अनदर पॉइंट इज, है ना, अभी हमने देखा भी था, जैसे हम एक्स की बात करते हैं, एक्स में अगर सारा डेटा डिस्टिंक्ट है, x में अगर सारा डेटा डिस्टिंक्ट है तो हम x टेंस टू, तो हम क्या बोल रहे थे, x टेंस टू y को मल्टी वैल्यूड बोल रहे थे, तो बेटा वो फंक्शनल भी था तो वो मल्टी वैल्यूड भी था, ठीक है। अब अगर हम लोग यहां पे कहते हैं कि x टेंस टू y मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी है, जैसे हम अभी रिलेशन हमने लिया था, है ना, कौन सा, कोर्स नेम ऑथर इंस्ट्रक्टर, कोर्स नेम ऑथर इंस्ट्रक्टर। अब अगर सपोज हमें पता है, इफ वी नो दैट कोर्स नेम टेंस टू ऑथर इज मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी, अगर कोर्स नेम टेंस टू ऑथर मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी है बेटा, अगर ऐसा हम बोल रहे हैं, देन कोर्स नेम टेंस टू the remaining attribute of this relation is what, instructor। so जो instructor है ना वो भी क्या होगा, is also multi-valued dependency। so that would be by the property, तो property से हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो हालांकि हम अगेन गेट की बात करें तो गेट में इतने लेवल तक भी नहीं पूछा है, बट फिर भी हमें ये बेसिक पॉइंट से याद होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ ले कि भैया मल्टी वैल्यूड क्या है, फंक्शनल क्या है, टपल जनरेटेड होता है नहीं होता है, तो दैट वुड बी द इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो दैट दिस पॉइंट यू शुड नीड टू नो, है ना। तो आपको ये पॉइंट्स को क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, या फिर उनको मतलब सिंपल सा ध्यान रखें, ठीक है। देखिए अब बात आती है टाइप्स ऑफ मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी की, टाइप्स ऑफ मल्टी वैल्यूड। अब देखिए इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जो हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए पढ़ाना बेटा, सेम चीज यहां पे सो x टेंस टू y मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी है तो वो ट्रिवियल हो सकती है, नॉन ट्रिवियल हो सकती है, सेमी ट्रिवियल हो सकती है। कंडीशंस आर एग्जैक्टली सेम, वही कंडीशन है क्या, कि अगर x जो है वो y का सबसेट है, और एक और कंडीशन होती है यहाँ पे फॉर द मल्टी वैल्यूड, कि अगर x यूनियन y रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट दे दे, तो इन दोनों कंडीशन में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ट्रिवियल मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी, ठीक है। नॉन ट्रिवियल के केस में क्या है बेटा, सेम कंडीशन है, x इंटरसेक्शन y इज 5, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का इंटरसेक्शन 5 है, कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है, नॉन ट्रिवियल। सेमी ट्रिवियल के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि अगर पहली और दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो इस टाइप की डिपेंडेंसी क्या कहलाती है, आपकी सेमी ट्रिवियल डिपेंडेंसी कहलाती है, ठीक है। तो जो पॉइंट्स हम लोगों ने फंक्शनल डिपेंडेंसी के केस में पढ़े थे, सेम टाइप्स यहाँ पे है, ठीक है, सेम टाइप्स है। बस एक ये यहाँ पे चेंज ये याद रख लेंगे आप लोग कि x यूनियन y अगर रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट दे देता है, जैसे रिलेशन में एट्रीब्यूट है a b c, और x यूनियन y मतलब ये सब मिला के रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट अगर दे रहे हैं तो ये भी ट्रिवियल मल्टी वैल्यूड है ना, मल्टी वैल्यूड बनाना है आपको यहाँ पे, तो ये भी ट्रिवियल मल्टी वैल्यूड कहलाता है, ठीक। अब
मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी पे नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सर इसके रूल्स होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल रूल्स होते हैं। जैसे रूल्स फंक्शनल डिपेंडेंसी में पढ़े थे ना, सारे के सारे रूल्स सेम है यहां पे भी, सारे के सारे रूल्स सेम है यहां पे भी, सारे रूल्स सेम है, कुछ अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर वो सारे याद थे, रिफ्लेक्सिव क्या कहते थे हम? रिफ्लेक्सिव के केस में बेटा हम क्या कहते थे कि अगर B जो है वो A का सबसेट है तो A टेंड्स टू B हमेशा होल्ड करेगा, यही कहते थे। बस वहां फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते थे, यहां मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी कहते हैं, तो हमेशा ट्रू होती है। ट्रांजिटिव, A से B अगर मल्टी वैल्यूड है और B से C अगर मल्टी वैल्यूड है तो A से C भी हमेशा मल्टी वैल्यूड होगा, ट्रांजिटिव। डीकंपोजिशन, अगर A से BC मल्टी वैल्यूड है, अगर A से BC मल्टी वैल्यूड है तो A से B और A से C भी मल्टी वैल्यूड होगा, डीकंपोज कर दिया। एडिटिव या यूनियन क्या कहते थे? अगर A से B मल्टी वैल्यूड है और A से C मल्टी वैल्यूड है तो A से BC भी मल्टी वैल्यूड होगा। तो यहां पे अच्छा बेनिफिट क्या हो गया आप लोगों को पता है? जो फंक्शनल डिपेंडेंसी में हमने रूल्स पढ़े, सारे के सारे रूल्स वो ही रखने हैं, कुछ अलग नहीं करना है। जो चीज वहां पढ़ी थी, जो कंडीशंस फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए हम लोगों ने पढ़ी थी, वो ही रूल्स, वो ही डिपेंडेंसी मल्टी वैल्यूड के लिए भी सेटिस्फाई करती हैं। फिर हमने ऑगमेंटेशन, कंपोजिशन और सूडो ट्रांजिटिव भी देखा था। ऑगमेंटेशन क्या था कि भाई अगर A टेंड्स टू B आपको दिया हुआ है तो वी कैन ऐड द सेम एट्रीब्यूट बोथ द साइड, तो हम ये लिख सकते हैं, ये भी हमेशा होल्ड करता है। कंपोजिशन हमें क्या कहता था कि अगर A से B है और C से D है सो वी कैन राइट AC से BD, तो ये भी यहां पे भी होल्ड करेगा। सूडो ट्रांजिटिव क्या कहता था बेटा कि अगर A से B आता है और B विथ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट अगर आपको D देता है तो एट द प्लेस ऑफ B यू कैन पुट A, तो सूडो ट्रांजिटिव भी सेम है। तो सारे के सारे सेम है, सारे के सारे सेम है। जो हमने पढ़े थे वहां पे डिटेल्ड डिस्कशन जो चीजों का किया था वो ही चीज यहां पे है, ठीक है। जतिन इन रूल्स को लिखने की, अगर आपने फंक्शनल डिपेंडेंसी में लिखे थे ना तो सिर्फ एक पॉइंट कॉपी में क्या लिख लो? ऑल द रूल्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर ऑल्सो वैलिड फॉर मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी, बस एक लाइन लिख लो, है ना। सारे रूल भाई पहले से कॉपी में अगर लिख रखे हैं तो वापस लिखने की जरूरत नहीं है, बट एक पॉइंट वहां पे डाल लो कि जितने भी रूल्स होते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी के वो सारे रूल्स मल्टी वैल्यूड के लिए भी वैलिड होते हैं। तो सब कुछ लिखने की जरूरत आपको यहां पे नहीं पड़ेगी बेटा। अब ये क्वेश्चन था आपकी वर्कबुक में भी था, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 18th था, है ना, 18th था। चलो अभी आप सब लोग इसको कोशिश करो एक बार, है ना। मैं तो रिजल्ट बताऊंगा ही, पर अभी हमने जो पढ़े पॉइंट है ना उससे थोड़ा सा कोशिश करो और बताओ कि क्या रिजल्ट इसका बन सकता है। लास्ट स्लाइड बेटा, लास्ट स्लाइड ये वाला, ये ऑगमेंटेशन, कंपोजिशन, सूडो ट्रांजिटिव, और इससे पहले वाली अगर स्लाइड देखनी है तो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, डीकंपोजिशन एंड एडिटिव, ये सारी थी, ठीक है। चलिए, ऑल ऑफ यू ट्राई दिस वन। इसको भैया एक बार चेक करें और बताएं कि क्या हम लोग इसके बारे में कहेंगे। कितनी डिपेंडेंसीज इसमें आपसे पूछा है कि हाउ मेनी ऑफ अबाउ इम्प्लीकेशंस आर वैलिड, कितनी वैलिड है, कितनी बातें यहां पे वैलिड है। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, A टेंड्स टू B, ये मल्टी वैल्यूड है, A टेंड्स टू C, ये भी मल्टी वैल्यूड है। अच्छा अगर मैं ये लिखता हूं A से B, A से C बेटा, तो कैन आई राइट A टेंड्स टू BC? हाँ सर लिख सकते हैं, वी हैव अ रूल ना, रूल है हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं उसका एडिटिव कर सकते हैं। अब ये मल्टी वैल्यूड है, ये मल्टी वैल्यूड है, तो क्या एवरी मल्टी वैल्यूड फंक्शनल होती है? नहीं सर, एवरी फंक्शनल मल्टी वैल्यूड होती है। तो बेटा यहां पे इसने क्या दिया है, फंक्शनल दिया है, तो अगर A से B और A से C दिया है तो हम A से BC लिख सकते हैं, ये मल्टी वैल्यूड है तो ये फंक्शनल होगी, इसकी गारंटी नहीं है।
सो व्हाट वी कैन से दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकंड में देखो, ए से बी ए से सी, ए से बी ए से सी, सो वी कैन राइट ए टेंड्स टू बी सी, वी कैन राइट ए टेंड्स टू बी सी, लिख सकते हैं हम, यस सर, बिकॉज ऑफ एडिटिव रूल। अब ये फंक्शनल है, so what we can say every functional by the definition every functional is multi-valued, तो इससे ये valid है, इससे ये invalid है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका बेटा बिल्कुल सही हो गया, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, so that statement is correct, ठीक है। Now A gives you BC, A gives you BC and A gives you B, तो क्या A से C आएगा? देखो अब यहां हम A टेंड्स टू BC को क्या लिख सकते हैं बेटा? A टेंड्स टू BC को क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं कि ये बोल रहा है A से B और ये बोल रहा है A से C। अब A से C हमें मल्टी वैल्यूड तो मिल रही है, A से C हमें मल्टी वैल्यूड तो मिल रही है, बट क्या वो फंक्शनल होगी? तो भैया फंक्शनल के केस में मे और मे नॉट बी वाली कंडीशन होती है ना, मे और मे नॉट बी वाली कंडीशन होती है, तो गारंटेड नहीं है, गारंटेड नहीं है, गारंटेड नहीं है, ठीक है। नाउ सी हियर, नाउ सी हियर लास्ट, ए से बी सी आ रहा है, ए से बी सी आ रहा है, देखिए ये क्या, ये किस टाइप की डिपेंडेंसी है? ये फंक्शनल है, ए से बी और ए से सी। अब आपको यहाँ पे देन में लिखा हुआ है, ये ए टेंड्स टू बी तो वैलिड है ही, ये हमें मिल जाएगी, ए टेंड्स टू सी हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या बोल रहा है वो कि मल्टी वैल्यूड, तो व्हाट वी कैन से एवरी फंक्शनल इज मल्टी वैल्यूड, यस, सो बाय दैट वी कैन से दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, बाय दैट वी कैन से दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो योर आंसर इज 2 is the correct answer, 2 is the correct answer, ठीक है। चलिए, सो दैट इज अबाउट द मल्टी वैल्यूड, है ना, इतना आपको मल्टी वैल्यूड के बारे में पढ़ना है, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए फोर्थ नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन पढ़ लो, सिंपल सा है ना, ये सिलेबस में नहीं है बट एक सिंपल डेफिनेशन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि क्या है। रिलेशन को फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में कब कहते हैं भाई? तो अगर रिलेशन में सारी की सारी डिपेंडेंसी ट्रिवियल मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी है, एक रिलेशन है और उसमें जितनी डिपेंडेंसी है अगर वो सारी ट्रिवियल मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी है तो वो रिलेशन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में होगा, वो रिलेशन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में होगा, ठीक है। अब अगर x टेंड्स टू y ट्रिवियल नहीं है, नॉन ट्रिवियल है, suppose x tends to y is not a trivial dependency, it is non trivial multi valued dependency, तो हमें चेक करना है कि क्या ये फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं। तो सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, इन दैट कंडीशन योर x मस्ट बी अ की, x जो है वो की होना चाहिए, चाहे वो प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की, कोई से भी की हो, बट अगर x टेंड्स टू y नॉन ट्रिवियल है तो x का की होना मस्ट है, x का की होना मस्ट है। नॉर्मलाइजेशन पीडीएफ बेटा अपलोड हो गया है मेरे हिसाब से, हो जाना, चेक करो एक बार यार, नॉर्मलाइजेशन का पीडीएफ तो भेज दिया है, अपलोड हो जाना चाहिए स्टडी मटेरियल में। हो चुका है बेटा, अपलोड हो चुका है, आप स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाके देखोगे ना, वहां पे आपको मिल जाएगा, है ना, वहां आपको मिल जाएगा, हो चुका है अपलोड। बेटा थर्ड ऑप्शन में ये देन में लिखा है ना, यहां से तो मल्टी वैल्यूड निकल रहा है ना, तो ए से सी है, देन ए से सी होगा, इसकी गारंटी थोड़ी ना है, इसकी गारंटी थोड़ी ना है, इसलिए सी फॉल्स है, इसलिए थर्ड फॉल्स है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो यहां आपको सिंपल सा क्या याद रखना है बेटा,
सिर्फ ये पॉइंट याद रखना, दैट वुड बी द पॉइंट, है ना, इतना याद रख लो, बाकी कुछ भी देखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। चलो अब जैसे अगर इसी एग्जांपल में आपसे पूछे, ऐसा क्वेश्चन अगर दे देते हैं कि दिस रिलेशन इज इन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म और नॉट, तो अभी हम सॉल्व कर चुके, सी नेम टेंड्स टू ऑथर इज मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। अब मुझे बताओ ये किस टाइप की मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी है, ट्रिवियल है कि नॉन ट्रिवियल है? तो आप क्या कहेंगे कि सर इट इज नॉन ट्रिवियल। कैसे पता चला सर? तो भाई लेफ्ट एंड राइट हैंड में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, इफ यू आर टेकिंग इंटरसेक्शन, व्हाट इज दिस फाई, तो व्हाट वी कैन से इट इज नॉन ट्रिवियल, तो नॉन ट्रिवियल होगा ये, है ना, नॉन ट्रिवियल होगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, अगर नॉन ट्रिवियल है तो हमें चेक करना है कि फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं, तो ये जो डिटर्मिनेंट है ना, ये क्या होना चाहिए, की होना चाहिए। क्या यहाँ पे सी नेम की है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि डीबीएमएस की करस्पॉन्डिंग डिफरेंट वैल्यूज मिल रही है, तो हम इसको की नहीं बना सकते। तो व्हाट वी कैन से, इट इज नॉट इन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, बस इतना सा चेक करना है, इट इज नॉट इन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। सुमित गुप्ता, एम्प्टी टेबल्स में एफडी एग्जिस्ट करती है बेटा, एफडी हम बनाते हैं, उसके हिसाब से डेटा इंसर्ट होता है, ठीक है। तो आपको एक एम्प्टी रिलेशन दिया है, तो आप उसमें जो एफडी बनाना चाहते हो वो एफडी क्रिएट कर सकते हो, फिर जो डेटा है उस एफडी के हिसाब से इंसर्ट होगा, ठीक है। सो एवरी एफडी एग्जिस्ट फॉर द एम्प्टी टेबल, ठीक है, हर एग्जिस्ट करती है। हाँ, अब आप चाहते हैं कि जो डेटा है मैं आपने प्राइमरी की बनाया, जैसे आपने रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया, तो रोल नंबर से सारी डिपेंडेंसी जनरेट हो तो गई, सारी डिपेंडेंसी जनरेट हो गई। अब क्या होगा, वो टेबल एम्प्टी तो है, बट अब जब आप डेटा इंसर्ट करोगे ना, तो आपको फिर उसके हिसाब से डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा। सारी स्लाइड्स नहीं है, मिसिंग है, वो शायद व्हाइट बोर्ड पे लिखा होगा, वो स्लाइड नहीं होगी, तो अभी से मैंने व्हाइट बोर्ड वाला कॉन्सेप्ट बंद कर दिया, अभी पीपीटी पे ही आएगा बेटा, तो मिल जाएगी। और स्टिल अगर आप लोगों को ऐसा डाउट है ना, आप लिख लिया करो यार, है ना, क्योंकि बहुत है, जिसको चाहिए वो देख लेना, जिसको नहीं चाहिए वो यहाँ से लिख लिया करो, ठीक है। सो आई विल गिव यू टाइम फॉर दैट, तो आप यहाँ से लिख लो, है ना, वो ऑप्शनल है कि भाई, है ना, उसको डिपेंडेंसी मत रखो, आप यहीं से नोट्स बना लो, ठीक है, तो ज़्यादा सही है। सो ऑल ऑफ यू शुड मेक अ नोट्स फ्रॉम दिस ओनली, ठीक है। वो देखेंगे, वो फिर पीडीएफ में आता है नहीं आता है, कि टेक्निकल में अगर कहीं कुछ इशू हो जाता है ना, सो वो आप फिर ब्लेम करते हो कि सर ने आधी नहीं दी, ऐसा नहीं है। जो फोल्डर में रहती है बेटा, तो वो मैं तो पूरा पीडीएफ बना के भेजता हूँ, पर वो होता क्या है कि सपोज यहीं से वो नहीं आई वहाँ पे, तो इट माइट बी पॉसिबल, तो यू शुड नोट फ्रॉम हियर ओनली, है ना, तो यहीं से नोट्स बना लेना। अब से आप लोग ट्रांजेक्शन सीरियलाइजेबिलिटी से यहीं से नोट्स बना लेना। आई विल गिव यू द सफिशिएंट टाइम फॉर मेक अ नोट्स, ठीक है। चलिए, नाउ सी, ये तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए, पहले अब हम लोग क्या करते हैं, कल के कुछ क्वेश्चंस शायद से बचे हुए हैं ना, तो वो पहले कर लेते हैं, ताकि नॉर्मलाइजेशन पूरा ही खत्म हो जाए, फिर ट्रांजैक्शन सीरियलाइजेबिलिटी स्टार्ट कर लेंगे। चलिए, सो हम इस क्वेश्चन पे आई थिंक थे 28th पे, है ना, 28th कर लिया था, 28th भी कर लिया था, इसका आंसर 0 आया था ना, आप सभी लोगों ने बताया भी था मुझे। सो 28th तक हम लोगों ने डन कर लिया था, रिजल्ट फॉर 28th इज 0, ठीक। नाउ 29th,
यस दिस वन 29th। सी, इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, है ना, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। रिलेशन आर इज डिकम्पोज्ड यूजिंग द सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। आपको एक रिलेशन आर दिया हुआ है, आपने इसको डिकम्पोज किया, ठीक है, एफ और आर में, है ना। रिलेशन आर इज डिकम्पोज यूजिंग फंक्शनल डिपेंडेंसी एफ एंड रिलेशन एस इज डिकम्पोज यूजिंग अनदर सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी जी, ठीक है, ओके। Now, one decomposition is definitely in BCNF and another decomposition is definitely in 3NF but not in BCNF, ठीक है। मतलब आपको क्या दिया हुआ, एक रिलेशन है, उसकी एक फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट F है, इसका डिकम्पोजिशन किया, सेम रिलेशन है लेकिन फंक्शनल डिपेंडेंसी हमने चेंज कर दी, इसके सेट का नाम हमने G रखा और इसका भी हमने डिकम्पोजिशन किया, ठीक है। अब इन दोनों में से एक डिकम्पोजिशन BCNF में है और एक डिकम्पोजिशन 3NF में है बट BCNF में नहीं है। ट्वेंटी का बेटा 0 आंसर आएगा, फंक्शनल डिपेंडेंसी की करस्पॉन्डिंग रिमूव हो जाती है, इसलिए 0 हम लोग वहां पे आंसर लेंगे, ठीक है। हाँ, अगर वहां पे वो ब्रैकेट में फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं लिखा होता, है ना, तो फिर उसका आंसर हम कहते कि वो रिड्यूस होती, ठीक है। चलिए, सो यहां पॉइंट क्या है, अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमें एक रिलेशन इसमें से BCNF में है, एक रिलेशन 3NF में है बट BCNF में नहीं है, बट नॉट इन BCNF। तो ये बोल रहा है कि ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि विच रिलेशन इज इन विच नॉर्मल फॉर्म, to make a guaranteed identification which one of the following testing should be done on the decomposition। कौन सी टेस्टिंग हम लोग डन करेंगे ताकि हमें पता चले कि कौन सा BCNF में, कौन सा 3NF में। अब देखिए, अगर मैं BCNF की डेफिनेशन के हिसाब से चेकिंग करूंगा ना, तो पता है क्या पता चलेगा, BCNF से पता चलेगा या 3NF से पता चलेगा। किससे गारंटेड होगा कि आपका जो रिलेशन है, मतलब कौन सा रिलेशन किस में है, बताओ किससे गारंटेड होगा। केतन बेटा, इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि एक रिलेशन आर है, दिस इज रिलेशन एस, है ना, एक रिलेशन आर है, इसका डिपेंडेंसी सेट एफ है, दैट इज द रिलेशन एस। एक रिलेशन एस है जिसका डिपेंडेंसी सेट जी है, इसका डिकम्पोजिशन, रिलेशन आर का डिकम्पोजिशन किया हमने, रिलेशन एस का भी डिकम्पोजिशन किया हमने। अब जब डिकम्पोज किया ना, तो जो डिकम्पोज्ड रिलेशन हमें मिले, एक BCNF में मिलता है, दूसरा 3NF में मिलता है, लेकिन वो BCNF में नहीं होता है। तो कौन सी डेफिनेशन हमें यहां पे रिजल्ट प्रोवाइड करेगी, गारंटेड रिजल्ट प्रोवाइड कर देगी। What you are thinking for this question, 3NF या BCNF, किसे करना चाहिए, 3NF से करेंगे या BCNF से करेंगे? ओके, सो एग्जैक्टली, अगर आप 3NF से चेक करते हो, अगर आप लोग थर्ड नॉर्मल फॉर्म से चेक करते हो, तो दोनों ही थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आएंगे ना, क्योंकि अगर रिलेशन BCNF में है बेटा तो वो 3NF में तो होगा, रिलेशन BCNF में है तो वो 3NF में तो होगा, तो भैया ये भी 3NF में मिलेगा और ये भी 3NF, दोनों ही 3NF में मिलेंगे ना, एक BCNF में एक 3NF में। अगर 3NF की कंडीशन से चेक किया तो दोनों ही 3NF में मिलेंगे, तो फिर BCNF में ये गारंटेड नहीं हो पाएगा ना। तो हम BCNF की अगर डेफिनेशन, BCNF की अगर हम लोग कंडीशन लगाएंगे तो क्या होगा, हम क्या चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड की होना चाहिए। अब जिस भी रिलेशन में लेफ्ट हैंड साइड में की नहीं मिली तो वहां डायरेक्ट पता चल जाएगा कि यार ये वाला BCNF में नहीं है, एंड वी नो दैट इट इज इन 3NF क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो फिर 3NF चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो व्हाट वी कैन से, यू शुड चेक दिस विथ ऑप्शन सी। ओके,
डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग वाला तरीका भी बेटा हम लोग ले सकते हैं, लेकिन डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग में हम लोग क्या कहेंगे कि BCNF जो है वो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नॉट गारंटेड। ठीक है, सो BCNF की हम अगर कंडीशन अप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली ही पता चल जाएगा। और टेस्टिंग आपको दिया हुआ है ना, किस पे टेस्टिंग करनी है, डीकंपोजिशन पे टेस्टिंग करनी है। ठीक है, चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 30th क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंस्टांस ऑफ रिलेशन आर वी कैन कंक्लूड, क्या हम लोग यहां पे कंक्लूड कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़िएगा, फ्रॉम द फॉलोइंग इंस्टांस ऑफ रिलेशन आर, किसी रिलेशन का ये एक इंस्टांस दिया हुआ है। सो फ्रॉम दिस इंस्टांस व्हाट वी कैन कंक्लूड, हम इनसे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है, सो इट सेज दैट ए इज फंक्शनली डिटरमाइन बी, ए जो है वो फंक्शनली डिटरमाइन करता है बी को, एंड बी जो है वो फंक्शनली डिटरमाइन करता है सी को। ठीक है, तो व्हाट वी कैन सी, अगर हम यहाँ पे देखें तो बी से जो है वो फंक्शनली डिटरमाइन सी को क्या कर रहा है, क्या ये बी से सी को फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है, क्या नहीं कर रहा सर। ऑप्शन फर्स्ट हम फॉल्स कह सकते हैं। ठीक है, सेकंड बोल रहा है ए फंक्शनली डिटरमाइन बी एंड बी डज नॉट फंक्शनली डिटरमाइन सी। तो यहाँ पे ये तो क्लियर है कि जो बी है वो सी को फंक्शनली डिटरमाइन नहीं करता है ना, ये तो क्लियर है ना, यहाँ से गारंटेड है नहीं करता। ठीक है, अब ए जो है वो बी को फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है नहीं कर रहा, इस केस में हम लोग क्या कहेंगे, जैसे ये कंटेंट हमें दिया है 1, सो 1 की करस्पॉन्डिंग डेटा हमें 1 मिल रहा है, 2 के करस्पॉन्डिंग हमें डेटा क्या मिल रहा है, 2 के करस्पॉन्डिंग हमें डेटा क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ठीक है, तो व्हाट वी कैन से, सो फॉर दैट पर्टिकुलर इंस्टांस हम ये कह सकते हैं कि ए से बी फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है, लेकिन क्या मैं ये जनरलाइज स्टेटमेंट गारंटेड कह सकता हूं, तो हम गारंटी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते बेटा, क्योंकि ये डिपेंड करेगा किस चीज पे, कि अगर मैंने एक और रो 1 की इंसर्ट करी और यहाँ पे 1 के करस्पॉन्डिंग डेटा इंसर्ट कर दिया 2, तो अब A टेंड्स टू बी फंक्शनली डिटरमाइन नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो C है ये स्टेटमेंट गारंटेड है, B डज नॉट फंक्शनली डिटरमाइन C। अब चाहे तुम इसमें कितनी भी टपल बढ़ा लो, कम तो करेंगे नहीं ना, जो इंसर्टेड है वो तो है ही, नंबर ऑफ टपल इंस्टांस में बढ़ सकती है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि B डज नॉट फंक्शनली डिटरमाइन C, ये तो गारंटेड है क्योंकि इस टाइप का डेटा हमें यहाँ पे मिल रहा है। सो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे क्या गए, C पे गए। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ क्वेश्चन ऐसा होता है ना, इसने कंक्लूजन आपसे पूछा है कि इस इंस्टांस से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो इंस्टांस है ये कौन सी डिपेंडेंसीज को शो करता है, तो फिर आप आंसर बी टिक करोगे, है ना। ये इंस्टांस बी को शो करता है, बट इस इंस्टांस को देख के हम ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि ए बी को फंक्शनली डिटरमाइन करता है। ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। So here your answer is C. Here your answer is C. हाँ 28th मैंने बोला ना बेटा, 28th में आंसर अगर वहां B दिया हुआ है तो वो आप हटा लो, क्योंकि यहाँ पे आपसे क्या लिखा है, अराइजिंग आउट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, और वो 0 होती है। जनरलाइज अगर ये लाइन नहीं लिखी होती, ये ब्रैकेट वाली लाइन नहीं लिखी होती, तो आंसर B होता, ठीक है। बेटा आपसे कंक्लूजन पूछा है, देखिए इस क्वेश्चन में इस इंस्टांस से कंक्लूजन पूछा है कि व्हाट वी कैन कंक्लूड। तो भैया नेगेटिव चीज तो डायरेक्ट प्रूफ, जैसे हम क्या बोलते हैं कि किसी चीज को आपको गलत प्रूफ करना है, किसी चीज को आपको गलत प्रूफ करना है तो उसकी एक भी गलती मिल गई तो वो गलत है, जैसे ये। लेकिन अगर किसी चीज को सही प्रूफ करना है, किसी चीज को सही प्रूफ करना है तो फिर वो हर पॉइंट पे सही होनी चाहिए, ठीक है। सो अगली रो क्या होगी वो कुछ कोई नहीं कह सकता ना, इसलिए तो
कंक्लूजन में हम उसे नहीं लेंगे। हाँ, अगर ये क्वेश्चन सिर्फ इतना होता कि इस रिलेशन, ये जो इंस्टांस है, इसके लिए कौन कौन सी डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है, तो फिर आपको बी टिक करना है ना। तो वो पॉइंट, ये जो लैंग्वेज है ना, उसका खेल है, बाकी और कुछ नहीं है। चलिए 31st क्वेश्चन क्या दिया हुआ बेटा, आपको एक रिलेशन दिया है LMNOP, होल्ड दिस R is decomposed into R1 and R2, you need to check that कि decomposition लॉसी है, लॉसलेस है। अच्छा, अलग अलग चीजें, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 2002 का है। पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते थे गेट एग्जामिनेशन में ना, अभी तो सिर्फ क्या आते हैं MCQ और ये आते हैं, पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते थे कि एक्सप्लेन करो इनको ऐसे। तो आपको रिलेशन को डिकम्पोजिशन जो है वो लॉसलेस जॉइन है या नहीं, हमें ये बताना है। पहले में लॉसलेस जॉइन है या नहीं, ये बताना है। सेकेंड में पूछा है कि क्या डिकम्पोजिशन डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है या नहीं, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है या नहीं, ये बताना है। और फिर ये बताना है कि जो डिकम्पोज्ड रिलेशन है वो कौन सा हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म सेटिस्फाई करता है, हमें ये भी बताना है, हमें ये भी डिजाइन करना है। ठीक है, लेट्स सी हियर। आप इस क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे बेहतर या सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, आप रिलेशन R1 का डिपेंडेंसी सेट ले लो, रिलेशन R2 का डिपेंडेंसी सेट ले लो ना, दैट वुड बी द बेस्ट वे। क्यों बेस्ट है सर ये, क्योंकि भाई अगर सिर्फ लॉसलेस निकालना होता तो अल्फा मेथड निकाल लेते, बट हमें ये भी बताना है कौन सा नॉर्मल फॉर्म सेटिस्फाई हो रहा है, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है या नहीं, तो हमें उसका डिपेंडेंसी सेट पता होगा तभी बता पाएंगे ना, तो दैट वुड बी द बेस्ट वे। चलिए रिलेशन R1, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग करेंगे। हालांकि ऐसा क्वेश्चन अब एग्जाम में नहीं आएगा, अब ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे, बट ठीक है, फॉर प्रैक्टिस वी कैन डू दैट। रिलेशन R1 इज LMNP, रिलेशन R2 इज MO। चलिए क्लोजर बेटा, हम सबसे पहले तो क्या कर लें, हम सभी का क्लोजर ले लें। सभी लोग ध्यान से देखिएगा कैसे कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले क्लोजर ले लेते हैं। L का क्लोजर क्या आएगा, सो L के क्लोजर में M आ जाएगा और N आ जाएगा, बस इसके अलावा और कुछ नहीं आने वाला L के क्लोजर में। क्लोजर ऑफ L, क्लोजर ऑफ M का क्लोजर आपको M से O दे देगा, बट और कुछ नहीं देगा। क्लोजर ऑफ N बेटा आपको N ही देगा। क्लोजर ऑफ O भी आपको सिर्फ O देगा। क्लोजर ऑफ P का जो क्लोजर है वो आपको P से L देगा, L आपको Mn दे देगा। ठीक है, L आपको Mn दे देगा, बस। बाकी इसमें कहीं पे भी M से O भी आ जाएगा, सो M से O भी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए फर्स्ट वाला भी क्लोजर में यही गलती की है ना, L से Mn आ रहा है, M से O यहाँ भी आ जाएगा बेटा, और NO से P यहाँ भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएंगे सारे एट्रीब्यूट्स, आ जाएंगे। सो L के क्लोजर में भी सारे एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, P के क्लोजर में भी सारे एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। ठीक है, यस एग्जैक्टली। नाउ सी हियर, अब देखो NO का क्लोजर क्या आएगा, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है, देखिए हालांकि NO जो है ना, NO ना तो इस रिलेशन में आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि O नहीं है। ठीक, यहाँ पे N नहीं है। अल्टीमेटली ये वाली जो डिपेंडेंसी है ना, NO टेंड्स टू P, ये डायरेक्टली तो दोनों में से किसी भी रिलेशन में आने वाली नहीं है, तो आप उसका क्लोजर नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा। ठीक है, चलिए अब इनका डिपेंडेंसी सेट हम देखते हैं। तो भाई L से तो सर सभी कुछ डिराइव कर पा रहे हैं हम, तो L से M भी डिराइव होता है, L से N भी डिराइव होता है, L से P भी डिराइव होता है, तो ये तीनों चीजें लिख ली हमने। M से M होता है, M से O होता है, O यहाँ नहीं है मत लिखो। N से सिर्फ N होता है, N
से सिर्फ n होता है, तो वो क्या है, ट्रिवियल है, लिखने की जरूरत नहीं है। और p से तो हम लोग लिख सकते हैं कि p से l आ जाएगा, p से m आ जाएगा, p से n आ जाएगा, तो दैट वुड बी द डिपेंडेंसी सेट, है ना भाई, ये डिपेंडेंसी सेट हो गया इसका। क्लियर है? एमओ का डिपेंडेंसी सेट क्या होगा, m का डिपेंडेंसी सेट क्या होगा, m के डिपेंडेंसी सेट में क्या आएगा, तो हम कहेंगे कि m से सर o आ सकता है एंड o इज देयर, यस m टेंड्स टू o। इसके अलावा और कुछ आएगा क्या? o के क्लोजर में सिर्फ o आता है, तो बस ये डिपेंडेंसी यहां रहने वाली है। ठीक है, लेट्स सी हियर व्हाट वी कैन से। अब हमें सबसे पहला चेक करना है कि लॉसलेस है या नहीं भाई। कैसे चेक करोगे? दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट क्या है बेटा? दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट है सर m। m किसी की कैंडिडेट की है क्या? यस सर, m इसकी कैंडिडेट की है, मतलब ये लॉसलेस है। यस इट इज लॉसलेस, यस इट इज लॉसलेस। ये क्लियर है? ये लॉसलेस होगा, ये क्लियर है सभी को? सो व्हाट यू कैन से, यस इट इज लॉसलेस, तो ये लॉसलेस तो है। ठीक है, सो यस इट इज लॉसलेस। क्या ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है? तो चेक करेंगे सर, चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? जो m टेंड्स टू o है ये तो R2 में प्रिजर्व कर गया, p टेंड्स टू l जो है ये R1 में है, ये रहा p टेंड्स टू l। l टेंड्स टू mn जो है ये भी R1 में है। no से p, no से p आ सकता है या नहीं आ सकता? कैसे चेक करेंगे? तो देखिए सबसे बेहतरीन तरीका, इन सभी को साथ में ले लो, क्योंकि यूनियन में चेक करेंगे, डायरेक्ट तो दिख नहीं रहा। ठीक है, NO का क्लोजर ले लो विद द हेल्प ऑफ दिस, जस्ट टेक अ क्लोजर ऑफ NO। अगर ये बेटा P दे देता है तो आ जाएगा। तो सर इन सभी की हेल्प से N से N आएगा और O से O ही आएगा, मतलब नहीं दे रहा है, तो व्हाट वी कैन से, इट इज नॉट प्रिजर्विंग। कौन सी वाली नहीं कर रही? ये वाली नहीं कर रही, इट इज नॉट प्रिजर्विंग। ठीक है, इज नॉट प्रिजर्विंग दिस वन। ठीक, अब हमें चेक करना है कि ये जो रिलेशन है ये किस नॉर्मल फॉर्म में है। कैसे चेक कर सकते हो? तो देखो अब ये डिकम्पोज्ड दिए हुए ना, अब इसको चेक करने का तरीका क्या होता है? तो सर इस रिलेशन के लिए सर कैंडिडेट की जो है सर वो है m है ना? यस सर m है। तो डिटर्मिनेंट इज अ कैंडिडेट की, यस सर, क्या हो गया? BCN है। यहां चेक करेंगे इस रिलेशन के लिए सर L से भी सारे एट्रीब्यूट आ रहे हैं और सर P से भी सारे एट्रीब्यूट आ रहे हैं, तो दोनों ही इसके लिए कैंडिडेट की है। यस, तो लेफ्ट हैंड साइड में देख लो बेटा, या तो L आता है या P आता है, मतलब ये भी BCNF में। सो दिस डिकम्पोजिशन इज इन BCNF, तो ये डिकम्पोजिशन BCNF कहला गया। तो इस तरीके से चेक करते हैं, क्रॉस वेरीफाई अगर करना है तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन, अब जो प्रीवियस वाला किया था उसने कंक्लूजन पूछा था, इसने कंक्लूजन वगैरह कुछ नहीं पूछा। इसने क्या बोला कि ये जो इंस्टांस दिया है इनमें से कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी है जो ये इंस्टांस सेटिस्फाई करता है, तो ये अलग बात है। एंड व्हाट वी कैन कंक्लूड, ये अलग बात है। ठीक है, तो देखिए यहां पे हम लोगों ने क्या लिखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी आर सेटिस्फाई बाय दिस पर्टिकुलर इंस्टांस। सो पहला XY से क्या Z आ रहा है क्या? तो आप क्या कहेंगे, XY का कॉम्बिनेशन देख लो बेटा, 1 4 1 5 1 6 3 2, सारे ही कॉम्बिनेशन डिफरेंट है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सही है, ये तो सही है। लेकिन क्या Z से Y आ रहा है? तो आप क्या कहेंगे कि सर Z के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 3 है सर। सो 3 से एक बार 5 आता है और एक बार 6 आता है, एक बार 5 आता है एक बार 6 आता है, अलग अलग आ रहे हैं ना। सो ये डिपेंडेंसी नहीं है, ये नहीं है। ठीक, तो पहली वाली तो नहीं है। चेक करना है सेकंड के लिए, चेक करना है सेकंड के लिए।
जतिन जो प्रीवियस क्वेश्चन है बेटा वो वैसे नहीं आएगा, है ना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएंगे, सब्जेक्टिव तो अब बेटा बंद ही हो गए हैं आना एग्जाम में। वाई जेड से एक्स, सो आप वाई जेड के सारे कॉम्बिनेशंस देखो बेटा, सारे अलग है, यस, सो ये तो है। वाई से जेड, अब आप देख सकते हो वाई के सारे कॉम्बिनेशन, सिर्फ अकेले वाई के सारे कॉम्बिनेशंस डिस्टिंक्ट है, यस, तो वाई से जेड भी होगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, तो बी करेक्ट हो गया। वाई जेड से एक्स और वाई से जेड, ये दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसी इस इंस्टांस के थ्रू सेटिस्फाई होती है। थर्ड, रिलेशन दिया है, फंक्शनल डिपेंडेंसी दी है ए से बी, सी से डी, और डीकंपोजिशन भी आपको दिया हुआ है। अब आपसे पूछा है कि ये लॉसलेस होगा या नहीं होगा, क्या देख के बता सकते हो ये लॉसलेस है या नहीं, क्या इसको देख के बता सकते हो ये लॉसलेस है या नहीं? सो बेटा देख के समझ में आ रहा है ये लॉसी है, देख के समझ में आ रहा है ये लॉसी है। कैसे समझ में आ रहा है सर? दोनों में कोई भी कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है रिलेशन में, तो दोनों में कोई भी कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है तो 100% लॉसी होगा, ठीक है। और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है या नहीं सर? तो बेटा देख के समझ में आ रहा है, ए से बी यहाँ प्रिजर्व हो रही है और सी से डी यहाँ प्रिजर्व हो रही है, तो इट इज डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। सो लॉसी बट डीपी, लॉसी बट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, तो वी कैन टिक सी। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, देख के ही हम मतलब बाय डेफिनेशन ही हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, एक नंबर में ही पूछ लेगा बट पूछ सकता है। चलिए नाउ से दिस क्वेश्चन, यू हैव अ रिलेशन आर, आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ लॉसलेस जॉइंट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग बीसीएनएफ डीकंपोजिशन। अब देखिए स्टेटमेंट ऐसा लिखा कि हमें लगता है कि सर ये डज नॉट लॉसलेस पूछ रहा है, बट उसे दोनों पॉइंट एक साथ लिखे हैं कि डज नॉट हैव अ लॉसलेस जॉइंट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग बीसीएनएफ डीकंपोजिशन। तो बेटा यहाँ पे अल्टीमेटली लॉसलेस तो जितने भी बीसीएनएफ होते हैं सबके सब लॉसलेस होते हैं, हाँ। तो आपको चेक एक्चुअली क्या करना है, आपको सर एक्चुअली चेक करना है कि ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डीकंपोजिशन होगा या नहीं होगा, ठीक। तो हम सर कैसे चेक करें, तो आपको सारे अलग अलग रिलेशन दिए। अब देखिए ये रिलेशन है, ये रिलेशन है, पहले ऑप्शन के लिए बेटा ये डिपेंडेंसी सेट है, ठीक है, ये रिलेशन है, और पहले ऑप्शन के लिए ये डिपेंडेंसी सेट है। चलिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं, रिलेशन आर विथ ए बी सी डी एंड डिपेंडेंसी सेट इज ए से बी, बी से सी एंड बी से डी। सो फॉर दिस कैंडिडेट की क्या हो गई बेटा, ए इज अ कैंडिडेट की फॉर दिस। कौन कौन सी डिपेंडेंसी है जो बीसीएनएफ को फॉलो नहीं करती, ये बीसीएनएफ को फॉलो नहीं करती और ये बीसीएनएफ को फॉलो नहीं करती। डिपेंडेंसी बीसीएनएफ डीकंपोजिशन क्या कहता है, ओरिजिनल रिलेशन के एट्रीब्यूट्स तो लेके चलने ही हैं। नाउ मेक अ रिलेशन विथ एफडी दैट डज नॉट सेटिस्फाई बीसीएनएफ रूल, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो एक रिलेशन बेटा आपने इसके लिए बीसी बनाया, सी यहाँ से हटा दिया, फिर एक रिलेशन आपने बीडी के लिए बनाया और डी यहाँ से हटा दिया, ठीक है, बन गया डीकंपोजिशन। कैंडिडेट की ऑलरेडी इसमें बिलोंग कर ही रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो ए बी यहाँ प्रिजर्व कर गया, बी सी यहाँ प्रिजर्व कर गया और बी डी यहाँ प्रिजर्व कर गया, तो ये तो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है और लॉसलेस तो सारे ही होते हैं। सो दिस इज नॉट आवर ऑप्शन, ये हमारा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अभी तक आपके हिसाब से सर गेट में डीबीएमएस का डिफिकल्टी लेवल कितना हो सकता है, तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, बस मान लो कि ये सबसे डिफिकल्ट है, बस मान लो कि ये सबसे डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन ने आपसे 4 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। ये एक क्वेश्चन पहला सॉल्व किया मैंने, अब मुझे क्या करना है, सेकंड के लिए फिर से सॉल्व करना है, फिर थर्ड के लिए फिर से सॉल्व करना है। दैट वुड बी द टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन।
पहले आते थे, क्यों आते थे पहले? क्योंकि पहले टाइम भी होता था, सब्जेक्टिव भी आते थे, बट ये आ सकता है इस टाइप का, है ना, तो हम कह सकते हैं सर। सो रिलेशन इज ए बी सी डी, ए से बी, बी से सी, सी से डी। देखिए इसको भी फास्ट सॉल्व करने का तरीका क्या है? फास्ट सॉल्व करने का तरीका क्या है? कैंडिडेट की तो ए हो गया, यस सर। अब ये वाला BCNF में नहीं है, ये वाला BCNF में नहीं है। अब पता है अगर तुम इसके लिए पहले रिलेशन बना लोगे तो जो C है वो ओरिजिनल रिलेशन से हट जाएगा, तो फिर तुम C टेंड्स टू D का रिलेशन नहीं बना पाओगे, तो ये डिपेंडेंसी नॉट प्रिजर्विंग हो गया। लेकिन अगर तुमने पहले C टेंड्स टू D का रिलेशन बनाया तो फिर वहां से D हटेगा, तो BC तो बिलोंग करेंगे ना, तो इसका भी रिलेशन बन जाएगा, इसका भी रिलेशन बन जाएगा, तो दोनों के रिलेशन बन जाएंगे। C टेंड्स टू D का रिलेशन भी बन जाएगा और B टेंड्स टू C का रिलेशन भी बन जाएगा, दोनों रिलेशन बन जाएंगे, मतलब ये हो गया डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। तो हो सकता है कि इसका कोई डिकम्पोजिशन डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग ना हो और कोई डिकम्पोजिशन डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग हो, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि इसका भी डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन सी के करस्पॉन्डिंग देखो, ऑप्शन सी के करस्पॉन्डिंग देखो, तो सर यहां पे रिलेशन में है ए बी सी डी, ए बी से सी आता है, ए बी से सी आता है, ठीक है, और सी से ए डी आता है, ठीक है, सी से ए डी आता है। What is key for this relation? What is candidate key for this relation? So what we can say, अगर हम AB का क्लोजर निकालें, AB का क्लोजर निकालें तो रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट मिल जाएंगे। AB का क्लोजर रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट दे देगा, यस सर, AB से C और C से D हमें मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप BC का क्लोजर निकालोगे ना तो ये भी रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट दे देगा। तो दो कैंडिडेट की है बेटा, यहाँ पे दो कैंडिडेट की है यहाँ पे, ठीक है। अब पॉइंट हमें चेक करना है कि कौन सा BCNF को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये वाला जो है ये BCNF को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, क्योंकि C की नहीं है, BC की है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये तो कर रहा है सेटिस्फाई। सो ओरिजिनल रिलेशन तो लेके चलना ही है ABCD, एंड यू नीड टू मेक अ रिलेशन विद द CAD। अब CAD के लिए जैसे ही रिलेशन बनाया, AD को हटाना है, तो A को हटा दिया और D को हटा दिया। AD हटा दिया आपने, यस सर हटा दिया। चलिए अब जो डिपेंडेंट जो आपकी की है BC, वो ऑलरेडी यहाँ पे प्रिजर्व कर रही है, यस सर कर रही है, तो कोई और रिलेशन नहीं बनेगा। अब देखो ये जो है ये तो डिपेंडेंसी यहाँ प्रिजर्व करवा गई, बट अब आपके पास एक भी ऐसा रिलेशन नहीं है जिसमें ABC तीनों हो, ये हट गया ना यहाँ से, अब सिर्फ BC बचा, तो ये नॉट प्रिजर्विंग है, ये नॉट प्रिजर्विंग है। So your answer is C. Your answer is C. ठीक है, तो यहां पे आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा? C आ जाएगा। Your answer is C. Got it? चलिए, सो ये बहुत ही पुराना 1990 का क्वेश्चन आ गया। करेक्ट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, मोर देन वन मे बी करेक्ट, एक से ज्यादा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकते हैं। इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। A relation database which is in 3NF may still have undesirable data redundancy because there exist, किसकी वजह से undesirable data redundancy वहां पे होती है? Because of what? Because of transitive functional dependency। क्या कहेंगे इसके लिए बताइए, है ना। मोर देन वन में भी करेक्ट ऐसा लिखा है, तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि भाई एक से ज्यादा करेक्ट होंगे ही, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो आपको यहाँ पे चेक करना है एंड बताना है। बताइए स्टेटमेंट, थ्योरेटिकल नॉलेज, यहाँ इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो क्या मैटर करता है बेटा? थ्योरेटिकल नॉलेज, है ना, मतलब जो हमने थ्योरी पढ़ी वो हमें यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेंगी। सो बताओ 35 का आंसर क्या होगा? व्हाट वुड बी आंसर? व्हाट यू आर थिंकिंग? व्हाट यू आर थिंकिंग?
देखिए, सो अ रिलेशन डेटाबेस विच इज इन 3NF में स्टिल हैव अनडिजायरेबल डेटा रिडंडेंसी बिकॉज देयर में एग्जिस्ट ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो देखिए, ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली क्लेरिफाई नहीं कर रहा कि दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के लिए तो हम ट्रांजिटिविटी क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। और प्रॉब्लम किसकी वजह से, जो डेटा रिडंडेंसी होती है ना, देखो एक यहाँ थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे ना तो वैसे ही पॉइंट क्लियर हो जाएगा। BCNF में हम क्या कर रहे हैं, तो BCNF में हम जो प्राइम एट्रीब्यूट है उसकी ट्रांजिटिविटी को हटा रहे थे। तो नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी इन्वॉल्विंग द प्राइम एट्रीब्यूट ऑन अ राइट हैंड साइड। तो अगर नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी जिनमें प्राइम एट्रीब्यूट राइट हैंड साइड में होते हैं ना, तो इनकी वजह से क्या होती है, एक तो आपको डेटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम आती है, और नॉन ट्रिवियल FD इन्वॉल्विंग प्राइम एट्रीब्यूट ओनली ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर है उससे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी इन्वॉल्विंग ओनली प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है। तो जो मतलब अल्टीमेटली हम प्रॉब्लम कहाँ पे है, ट्रांजिटिविटी किसकी वजह से आती है बेटा, जब राइट हैंड साइड पे होता है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों में ही जो आपके प्राइम एट्रीब्यूट है वो कहाँ पे आ रहे हैं, राइट हैंड साइड में आ रहे हैं। तो अगर राइट हैंड साइड में आ रहे हैं तो हम लोग क्या कहेंगे कि प्राइम एट्रीब्यूट इज ट्रांजिटिवली डिपेंड्स ऑन अ की, तो वो वहां पे क्या देंगे, आपको डेटा रिडंडेंसी देंगे। तो वो आपको वहां पे डेटा रिडंडेंसी देंगे। तो बी और डी डेटा रिडंडेंसी देगा, ठीक है, बी और डी डेटा रिडंडेंसी देगा। $36 इज द इजीएस्ट क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, तो सिंपली व्हाट वी कैन से, द एट्रीब्यूट दे आर नॉट प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड। सर सी प्रेजेंट नहीं है, और कौन सा प्रेजेंट नहीं है, ई प्रेजेंट नहीं है, सी और ई प्रेजेंट नहीं है। तो EC की हेल्प से मृत्युंजय कुमार, ऑप्शन डी में तो बेटा क्लियर है ना कि नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी इन्वॉल्विंग ओनली प्राइम एट्रीब्यूट। इसका मतलब क्या हुआ, इन्वॉल्विंग ओनली प्राइम एट्रीब्यूट मतलब कि लेफ्ट और राइट दोनों में सिर्फ प्राइम एट्रीब्यूट ही तो है, दोनों में ही है ना बेटा, वो तो दोनों में ही है। वो बोल रहा है कि सिर्फ प्राइम एट्रीब्यूट को कंसिस्ट करता है, तो दोनों में ही तो रहेंगे वो। चलिए, 36 is B. Now the next is, that is the last question. Consider a relation R that gives you ST UV और डिपेंडेंसी सेट आपको दिया हुआ बेटा। अब हमने इसको डिकम्पोज किया R1 और R2 में, और इंटरसेक्शन फाई आ रहा है। अच्छा बताओ मुझे, अगर इंटरसेक्शन फाई आ रहा है इसका मतलब क्या है, दोनों रिलेशन का इंटरसेक्शन फाई आता है, इसका मतलब क्या है? कैन वी से दैट इट इज लॉसी? कैन वी से दैट इट इज लॉसी? कैन वी से दैट इट इज लॉसी या नहीं है? R1 इंटरसेक्शन R2 इज फाई, तो क्या ये लॉसी होगा? या नहीं होगा? R1 इंटरसेक्शन R2 इज नॉट इक्वल टू फाई, सो क्या ये लॉसी होगा या नहीं होगा? हिमांशु, देख लेंगे बेटा, देख लेंगे ना, ये कर लें फिर देख लेंगे, है ना। क्या ये लॉसी होगा? देखो, तो R1 इंटरसेक्शन R2 इज इक्वल टू, अगर फाई लिखा होता, R1 इंटरसेक्शन R2 इज इक्वल टू फाई लिखा होता, मतलब इन दोनों में कोई भी कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है, तो गारंटेड ये लॉसी होता, ठीक है। बट
अभी यहाँ पे नॉट इक्वल टू 5 लिखा है, नॉट इक्वल टू 5 लिखा है, तो इस केस में बेटा लॉसी भी हो सकता है और लॉसलेस भी हो सकता है, गारंटेड नहीं है, गारंटेड नहीं है, लॉसलेस भी हो सकता है। तो या तो लॉसी होगा या लॉसलेस होगा, हाँ, लेकिन अगर ये 5 होता तो गारंटेड लॉसी हो जाता, और यहीं से अगर ये रिजल्ट आता ना R1 इंटरसेक्शन R2 इज इक्वल टू 5, अगर लॉसी होता तो डायरेक्टली आप ऑप्शन किस पे टिक कर देते, नॉट इन 2NF। क्यों टिक कर देते सर ऐसा? तो बेटा अगर लॉसी है तो लॉसी है तो ना तो वो किस में होगा, मतलब वो डीकंपोजिशन जो है, क्योंकि 2NF हो, 3NF हो या BCNF हो, सारे डीकंपोजिशन लॉसलेस होने जरूरी है ना। तो हम ए पे टिक करते। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बोल रहा हूं मैं, ए है। अगर ये है, अगर ये है तो आंसर ए है ना। बट अभी क्या होगा, लेट्स सी, अभी क्या होगा, लेट्स सी। अब हमें R1 R2 के एट्रीब्यूट्स नहीं पता, बट इतना पता है कि कुछ तो कॉमन इनमें है, कुछ तो कॉमन इनमें है। अब आप यहां पे देखो बेटा, ये जो डिपेंडेंसी है ना, ये जो डिपेंडेंसी है ये साइक्लिक डिपेंडेंसी है, साइक्लिक डिपेंडेंसी, S से T, T से U, U से V, V से S। चलिए अगर मैं इसको इस तरीके से ले लेता हूं, STU यहां पे ले लेता हूं, STU यहां पे ले लेता हूं, और यहां U भी ले लेता हूं, क्योंकि मुझे एक कॉमन एट्रीब्यूट तो लेना पड़ेगा ना, तभी इंटरसेक्शन क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 5 आएगा, नॉट इक्वल टू 5 आएगा। चलिए नाउ व्हाट वी कैन से, आप डिपेंडेंसी देखें तो देखिए साइक्लिक है, तो S से सब कुछ डेराइव हो सकता है, यस सर, मतलब S से T आ सकता है, यस, S से U आ सकता है, यस, ठीक है। T से भी सब कुछ आ सकता है, साइक्लिक है ना, तो T से S आ सकता है, T से U आ सकता है, और U से भी सब कुछ आ सकता है क्योंकि साइक्लिक है, तो U से S आ सकता है, U से T आ सकता है। इसमें सर U से V आ जाएगा सर, और V से U भी आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। सो व्हाट वी कैन से हियर, क्या हम लोग यहां पे बेटा कह सकते हैं, अल्टीमेटली देखिए ये जो डीकंपोजिशन है ना, ये जो डीकंपोजिशन है, क्या हम इसको कह सकते हैं, डिटर्मिनेंट, ये देखो ये यहां पे U से V आ रहा है और V से U आ रहा है, तो ये BCNF है, और यहां पे भी S भी की है, T भी की है और U भी की है, तो ये भी BCNF है। और अगर कोई भी रिलेशन BCNF में होगा तो वो 3NF और 2NF में तो होगा, तो आप किस पे टिक कर देंगे, आंसर D पे टिक कर देंगे, D पे टिक कर देंगे, आंसर D पे टिक कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना रहेगा। चलिए 35th में क्या है, में हमसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए बेटा ए में ऑप्शन में ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें दी हुई है, ठीक है। सो ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी दो टाइप की है, एक क्या लिखा है, अगर मैं लिखता हूं ए से बी और बी से सी, ठीक है, अगर यहाँ पे ए की है और सी क्या है आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो ऐसी ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होती ही नहीं है, ये वाली ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होती है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, किस टाइप की एग्जैक्टली मोर स्पेसिफिक अगर हम लोग बात करें तो किस टाइप की ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होती है, तो हम अगर इसको इस तरीके से लिखें कि ए बी से हमें क्या दिया हुआ है, सपोज सी दिया हुआ है और सी से हमें क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, लाइक दैट है ना, इस टाइप का कुछ दिया हुआ है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो बी है ये क्या है बेटा, प्राइम एट्रीब्यूट है, ये प्राइम एट्रीब्यूट है। ये प्राइम एट्रीब्यूट ट्रांजिटिवली किस पे डिपेंड करता है, ए बी पे अगर डिपेंड करता है, ठीक, तो इसकी वजह से डेटा रिडंडेंसी आने के चांसेस है, इसकी वजह से डेटा रिडंडेंसी आने के चांसेस है। तो सिंपल सा डेटा रिडंडेंसी किस वाले सेल में आएगी, तो देखो आप ए बी से जब सी लोगे, ठीक है, तो ए बी से आपने सी को डिराइव किया और सी आपका किसको डिराइव करेगा, बी को डिराइव करेगा, तो सी वाला जो सेल है उसमें सिमिलर टाइप की वैल्यू होने के चांसेस हैं, ठीक है, तो वो डेटा रिडंडेंसी यहाँ पे बनती है। अगर ये डायरेक्ट डिपेंडेंसी होती तो कोई दिक्कत आती ही नहीं, तो BCNF में इसलिए तो हम लोग बोलते हैं कि वो वाली प्रॉब्लम जो है वो ओवरकम हो जाती है, लेकिन BCNF में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी वाली प्रॉब्लम फिर भी रहती है।
राधे सारे क्वेश्चंस नहीं कराएं, ठीक है बेटा, नहीं कराएंगे। एक्चुअली सारे इसलिए कराए, बट होता क्या है पता है, होता क्या है, देन सी व्हाट विल हैपन, क्या होता है कि जब मैं जो क्वेश्चन छोड़ दूंगा ना, तो फिर आप में से ही कोई एक बोलेगा कि सर ये वाला करा दो, मेरे से नहीं बना। तो कुल मिला के क्या है, मैं आपसे पूछूं कि ये वाला किया, आप में से 10 बोलोगे किया, एक बोलेगा नहीं किया, तो फिर क्या होगा, फिर एक के लिए वापस से कराना है। तो कुल मिला के तो मुझे और अननेसेसरी मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा आपसे ये पूछने में कि कौन सा किया कौन सा नहीं किया, इसलिए मैंने सारे करा दिए। बट स्टिल अगर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सीरियलाइजेबिलिटी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोगों को अगर ऐसा फील होता है ना, हम क्वेश्चंस तो करते जाएंगे, तो आप मुझे या तो क्या करोगे, लिख के दे दोगे सर ये क्वेश्चंस हमसे नहीं बने, ये आप करा दो, बाकी हमसे बन गए, है ना। चाहे तो हम टेलीग्राम पे लिख के दे दे, कहीं पे भी लिख के दे दे। तो अगर ऐसा है तो फिर सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे, तो डेफिनेटली हम लोग का टाइम सेव होगा, 100% सेव होगा, ठीक है। तो बट वो क्या है कि ऐसा ना हो जाए कि मैं पूछूं क्वेश्चन नंबर 1 तो 5 बोल रहे हैं कि सर हो गया, 2 बोल रहे हैं नहीं हुआ, और ऐसा एक बच्चा तो मिल ही जाएगा जिसने क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं किए होंगे, एक भी नहीं किए होंगे, और फिर अगर उसने बोला कि सर मेरे को तो हर क्वेश्चन करना है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए तो अगर आप लोग डेडिकेटेडली और सिंसियरली क्वेश्चंस को अगर हर बच्चा सॉल्व कर रहा है, तो 100% है कि ऐसा तो कोई बच्चा नहीं होगा कि 37 में से उससे एक भी ना बने, है ना, कुछ तो बन ही जाएंगे। तो अगर आप लोग मुझे बता देंगे तो डेफिनेटली हम लोग का टाइम सेव होगा, हम और कुछ चीज़ों पे ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, ठीक है। तो वो आप भाई आप पे डिपेंड करता है वो चीज़ें। तो मैंने इसीलिए सारे करा दिए, क्योंकि बहुत बार मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जो क्वेश्चन में छोड़ता हूँ, फिर बच्चा बोलता है सर ये वाला आप वापस करा दो। चलिए, so now we are going to start with the new topic, that is transaction and serializability। अब आप में से जितने भी बच्चे हैं, अगर आपने प्रीवियस सेशंस नहीं देखे थे, आज फर्स्ट क्लास में भी अगर आए हो, तो यहाँ से आपको 100% सब कुछ समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि ये है नया टॉपिक, है ना। सो दैट वुड बी द न्यू टॉपिक। तो न्यू टॉपिक है भाई, तो सब चीज़ें समझ में आने वाली है। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि सर हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। क्या ये टॉपिक सर प्रीवियस आपने जो क्लासेस ली हैं उन पर डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं करता है। सर नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया सर, तो बचे हुए टाइम में कैसे सब कंप्लीट होगा? तो बेटा जो नॉर्मलाइजेशन था ना, उसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी की कॉन्सेप्ट, आप लोगों के व्हाट्सएप पे मैं मैसेज पढ़ता हूँ तो पता उस पर किस पे, टेलीग्राम पे। तो भैया की कॉन्सेप्ट था, फंक्शनल डिपेंडेंसी था और नॉर्मलाइजेशन, 3 टॉपिक थे वो, है ना, 3 टॉपिक थे। सबसे बड़ा मेजर पोर्शन हम लोग खत्म कर चुके हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन सीरियलाइजेबिलिटी और अब आगे जितने चीजें हैं ना, वो टॉपिक छोटे हैं एज कंपेयर टू द प्रीवियस 3, क्योंकि हमने उसमें एक टॉपिक नहीं 3 टॉपिक खत्म किए। तो वहां थोड़ा सा हमें क्या लगा था, टाइम ज्यादा लगा था। और फिर भाई जितना लगेगा उतना तो दूं ना मैं टाइम, तभी तो आपको मजा भी आएगा और समझ में भी आएगा। मैं टाइम कम कर दूंगा तो फिर क्या होगा कि सर प्रॉब्लम हो गई। चलिए, सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 13 बेटा लास्ट में बता दूंगा। अब ट्रांजैक्शन हमने स्टार्ट कर दिया है, लास्ट में आपको बता देंगे, ठीक है। क्लास जब एंड होगा ना, जब लास्ट में आपको बता देंगे, ठीक है। तो लेट्स सी ट्रांजैक्शन सीरियलाइजेबिलिटी। अब ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इफ यू वांट टू नोट डाउन तो पैरेलली आप लोग नोट कर सकते हो, जैसे मैं जितने टाइम में समझा रहा हूँ, या फिर मैं जैसे अभी इतनी बात हुई है ना, तो अब जैसे ये डायग्राम है, ये आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं, ठीक है। यू कैन नोट इट डाउन, आप बना सकते हो। डेफिनेशन लिखनी है, ये लिख सकते हो। बाकी जो मैं पॉइंट से समझा रहा हूँ वो मैं आपको बोलते जाऊंगा, आप लिखते जाना। देखो ट्रांजैक्शन क्या है, व्हाट इज ट्रांजैक्शन। सो लेट्स सी हियर सबसे पहली चीज देखिए सर, इस टॉपिक का वेटेज कितना है बेटा? 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर पे। 1 मार्क्स की क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है। थ्योरेटिकल अगर कोई लॉजिक से पूछा हुआ है तो 1 मार्क्स भी बन सकता है। जनरली 2 मार्क्स क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक पे, ठीक है। नाउ सी
नाउ सी हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन. सो ट्रांजैक्शन के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, तो वी कैन से दैट कि जैसे देखिए एक नॉर्मल डेफिनेशन हम थ्योरेटिकल स्टेटमेंट या बुकिश लैंग्वेज पे ना भी जाते हुए अगर मैं सिंपल ट्रांजैक्शन आपको समझाता हूं तो क्या होता है, आप डेली लाइफ में ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करते हो. यस, कहीं मोबाइल रिचार्ज करना है, कहीं टीवी रिचार्ज करना है, मतलब अल्टीमेटली वी कैन से दैट कि इट इज समहाउ रिलेटेड टू द हम कह सकते हैं जो बैंकिंग है मेनली इट इज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर. तो हम डेली लाइफ में ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करते हैं. यस करते हैं. कैसे करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर सपोज सिंपल सा हम बात करें कि अगर मुझे रिचार्ज करना है, सो फॉर दैट व्हाट आई वांट, आई नीड टू पे समथिंग, तो मैं कुछ डेटा ट्रांसफर कर रहा हूं. अल्टीमेटली व्हाट आई एम डूइंग, आई एम सब्ट्रैक्टिंग, आई एम डेबिटिंग सम अमाउंट फ्रॉम माय अकाउंट, मतलब मेरे अकाउंट से कुछ पैसा डेबिट हुआ और किसी और के अकाउंट में जाके वो पैसा क्या हुआ, क्रेडिट हुआ. मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटाबेस के ऊपर रीडिंग राइटिंग ऑपरेशंस बेसिकली परफॉर्म करते हैं. ठीक है, तो ट्रांजैक्शन इज नथिंग, इट इज अ सेट ऑफ ऑपरेशंस, इट इज अ सेट ऑफ ऑपरेशन दैट वी नीड टू डू, दैट वी नीड टू परफॉर्म ओवर द डेटाबेस. तो डेटाबेस पे सर किस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो बेटा अगर आप किसी स्पेसिफिक डेटा की बात करें तो आप उसके कंटेंट को रीड कर सकते हो या उसके ऊपर क्या कर सकते हो, राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो. सो वी कैन डू द रीडिंग राइटिंग ऑपरेशन ओवर द डेटा. तो हम उसको क्या कहते हैं, सिंपली ट्रांजैक्शन कहते हैं. इट कंसिस्ट सम सेट ऑफ स्टेटमेंट. सो वी कैन से हियर द डेफिनेशन. अब जो थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है या जो बुकिश लैंग्वेज है वो क्या कह सकते हैं, अ ट्रांजैक्शन इज अ यूनिट ऑफ program execution that access and possibly update the various data item. तो एक प्रोग्राम है उसका कोई यूनिट एक फिक्स यूनिट है. मतलब ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, आइदर दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड और नॉट एट ऑल, मतलब एटॉमिक होने चाहिए. अगर मैंने मेरे अकाउंट से पैसा ट्रांसफर किया तो सामने वाले के अकाउंट में वो क्रेडिट होना चाहिए. अगर मेरे अकाउंट से डेबिट हुआ है तो सामने वाले में क्रेडिट होना चाहिए. तो मतलब इट शुड बी एटॉमिक, या तो पूरा परफॉर्म हो या फिर कुछ भी ना हो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे से पैसे चले गए पर सामने वाले के क्रेडिट नहीं हुए, तो दैट इज नॉट अ वैलिड ट्रांजैक्शन. ठीक है, तो एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, देखिए देयर इज एक्टिव स्टेट. जब ट्रांजैक्शन शुरू होता है, साथ ही साथ बनाते जाइएगा भाई आप लोग, है ना. देयर इज एक्टिव स्टेट है आपके पास जब ट्रांजैक्शन हमने क्या किया, शुरू किया. फिर हमने क्या किया, फिर हमने रीडिंग राइटिंग ऑपरेशन को क्या किया, परफॉर्म किया. तो हम कौन सी स्टेट में गए, पार्शियली कमिटेड स्टेट. मतलब मैंने अकाउंट में से पैसे माइनस हुए, प्लस हुए, जो भी ऑपरेशंस हुए, तो वी आर इन अ पार्शियली कमिटेड स्टेट. मतलब अभी हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली डन नहीं हुआ. ठीक है, अब क्या है, जो भी हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया था, जैसे एक अकाउंट ए है, इसमें रुपीस था 100, एक अकाउंट बी है, इसमें रुपीस था 500. ठीक है, क्या किया मैंने, इसमें से 50 माइनस किए, बचे कितने, 50 बचे. ठीक है, तो ये जो 50 रिमेनिंग रहा मुझे इस पर्टिकुलर डेटाबेस पे अपडेट करना होगा ना, तब जाके पता चलेगा कि वहां 50 बचे हैं. तो आपने सब्ट्रैक्ट 50 किया, उसके बाद जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को वापस आपने यहाँ पे अपडेट किया, यहाँ 50 हो गया. ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, ये जो यहाँ से आपने 50 माइनस किए थे ये किसी और को ट्रांसफर किए थे एक्चुअली, तो ये 50 यहाँ पे क्या होने चाहिए, प्लस होने चाहिए. सो इसका जो रिजल्ट है इट बिकम 550, और ये 550 यहाँ पे क्या होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए. तो इंटरनल जो प्रोसेस है, ए से कटना, बी में ऐड होना और मेमोरी अपडेट होना. ठीक है, तो इनिशियली क्या होता है, जब ऑपरेशंस चल रहे हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, तो वो पार्शियली कमिटेड स्टेट में. जैसे ही आपने आपके सारे चेंजेस को परमानेंटली क्या कर दिया, सेव कर दिया, मतलब नाउ द वैल्यू ऑफ ए इज 50 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 550, फिक्स्ड हो गया. दैट मीन्स यू आर इन अ कमिटेड स्टेट. सिंपल सा क्या कर सकते हैं सर, इसके लिए कमिट कमांड, कमिट रन कर दिया, मतलब हमने जो भी चेंजेस किए थे हमने उन्हें परमानेंट अगर सेव कर दिए. आप क्या करते हो, वर्ड डॉक्यूमेंट में कुछ कंटेंट लिखते हो, आप कंट्रोल एस कर देते हो, मतलब आपने जो भी चेंज किया वो परमानेंट सेव कर दिया. सिमिलरली हियर, तो कमिट हो गया और कमिट के बाद वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा. टर्मिनेट हो गया, दैट्स इट. ये तो एक फ्लो है ट्रांजैक्शन का,
जो सिंपल सा फ्लो है कि भाई पहले क्या करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फिर कमिट करना है और फिर टर्मिनेट कर देना है, एक सिंपल फ्लो है। अब होता क्या है, बहुत बार ट्रांजैक्शंस बीच में कहीं फेल हो जाते हैं, बीच में कहीं फेल हो जाते हैं। फेल कैसे हो जाते हैं ट्रांजैक्शंस? तो देखिए, समटाइम इट मे पॉसिबल कि आपने रिचार्ज करने के लिए स्टार्ट किया है ना, मतलब यू आर इन एक्टिव स्टेट, यू वांट टू डू द रिचार्ज, बट रिचार्ज कर रहे थे, ठीक है, आपके अकाउंट से पैसे कटे नहीं, आपके अकाउंट से पैसे कटे नहीं, और उसके पहले ही रिचार्ज फेल हो गया। ऐसा होता है, आपने देखा भी होगा कि भाई आप मोबाइल रिचार्ज करने गए, आपके अकाउंट से पैसा नहीं कटा और रिचार्ज फेल हो गया, ठीक है, इट्स ओके, मतलब एक्टिव हुआ बट ड्यू टू सम नेटवर्क चले गए, फेल्ड, यू आर इन अ फेल्ड स्टेट। फेल्ड है तो क्या होगा, जो भी था, आप जहां तक भी पहुंचे थे उस ट्रांजैक्शन को लेके गए थे, पूरा नहीं हो पाया बट किन 2-3 स्टेप्स आप लेके गए थे, तो वो जो भी चेंजेस अगर उसने कुछ किए हैं तो वो सारे के सारे चेंजेस रोल बैक हो जाते हैं, आपका ट्रांजैक्शन अबॉर्ट हो जाता है और फिर हम उसको क्या कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो एक ये तरीका है, एक ये वे है टर्मिनेशन का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप एक्टिव स्टेट में थे, आपका ट्रांजैक्शन पार्शली कमिटेड है, मतलब आपके अकाउंट से पैसा कट गया, आपके अकाउंट से पैसा कट गया, लेकिन सामने वाले के अकाउंट में पैसा जब क्रेडिट हो रहा था उस टाइम पे कुछ फेलियर आ गया। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वहां पे लिखा होता है डू नॉट रिफ्रेश दिस पेज अंटिल इट इज सक्सेस, है ना। अगर आप बीच में रिफ्रेश कर देते हो उस पेज को तो क्या होता है कि ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। तो अगर आपके जो चेंजेस थे वो परमानेंट सेव नहीं हुए, उसके पहले कुछ फेलियर आ गया तो ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा, और फेल से फिर हम उसके जो भी चेंजेस से रोल बैक करते हैं, अगर हमारे अकाउंट से पैसा कट गया है और ट्रांजैक्शन फेल हो गया है तो वो पैसा वापस हमारे अकाउंट में आ जाता है, ठीक है, और अबॉर्ट होके टर्मिनेट हो जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर एक बार आपका ट्रांजैक्शन कमिट हो गया तो उसके बाद वो फेल हो जाए, यहां से यहां तक आने के लिए कोई भी डायरेक्शन नहीं है। सो वंस योर ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुली डन, इट कांट रोल बैक। भाई एक बार रिचार्ज कर लिया, उसने बोल दिया कि योर रिचार्ज इज सक्सेसफुल, और आपको लगा रहे यार मुझे रिचार्ज नहीं करना था, आप किसी कंडीशन में पैसा वापस नहीं ला सकते, हो गया रिचार्ज, सक्सेसफुली डन है, ठीक है। और अगर सपोज टू बी आपका रिचार्ज फेल हो जाता है तो यू कांट कमिट दैट ट्रांजैक्शन। एक बार उसने बोले योर ट्रांजैक्शन इज फेल, तो अब किसी कंडीशन में रिचार्ज होने वाला नहीं है, आपको दूसरा ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। तो मतलब कमिट से फेल और फेल से कमिट पे जाने के लिए कोई भी डायरेक्शन होती नहीं है, ठीक है। तो दैट इज अ ट्रांजैक्शन स्टेट चार्ट। अल्टीमेटली जो ट्रांजैक्शन है वो किस तरीके से वर्क करता है ये चार्ट हमें समझाता है, ये चार्ट हमें समझाता है। सो दैट इज ट्रांजैक्शन स्टेट चार्ट या ट्रांजैक्शन स्टेट डायग्राम कहते हैं हम इसको, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑपरेशन आपके होते हैं, ठीक है। देखिएगा, ये तो बेसिक है भाई, ट्रांजैक्शन है, डेली लाइफ में रोज ही करते हैं, ठीक है। अब आपका जो भी ट्रांजैक्शन है ना, व्हाट विल बी योर ट्रांजैक्शन, इट शुड सैटिस्फाई द प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड एसिड प्रॉपर्टी। एसिड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, इसको एसिड क्यों बोलते हैं सर? तो एसिड इज सिंपली शॉर्टकट है ना, वो शॉर्टकट कैसे है, ए से एटॉमिसिटी, सी से कंसिस्टेंसी, आई से आइसोलेशन और डी से ड्यूरेबिलिटी। कोई भी ट्रांजैक्शन हो वो ये चारों कंडीशन को सैटिस्फाई करवाना चाहिए, चारों कंडीशन सैटिस्फाई होनी चाहिए। अगर एक भी कंडीशन सैटिस्फाई नहीं होती है, एक भी कंडीशन अगर सैटिस्फाई नहीं होती है तो उस ट्रांजैक्शन को हम वैलिड नहीं कहते, वो ट्रांजैक्शन यूज में नहीं लिए जाते, ना बैंकिंग में, ना डेली लाइफ में, ना हम कहीं पे भी यूज नहीं होते, ठीक है। तो सिर्फ वो ही ट्रांजैक्शंस यूज होते हैं जो इन 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं, सारी करनी चाहिए, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। तो ये प्रॉपर्टीज सर कहती क्या है? तो बेटा एटॉमिसिटी कहता है कि either your whole transaction should be done or not at all। तो एटॉमिक, जैसे आपने एटॉमिक फंक्शन के बारे में नाम सुना होगा, है ना, एटॉमिक सेल हमने नॉर्मलाइजेशन में पढ़ा था, वहां एटॉमिक का नाम सुना होगा। तो एटॉमिक का मतलब क्या है, या तो पूरा काम हो या कुछ भी ना हो। ऐसा नहीं कि भाई 3 स्टेटमेंट ट्रांजैक्शन में हो गए और 2 स्टेटमेंट आपके बच गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो आइदर योर ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटली डन और नॉट एट ऑल।
अब क्या होगा, एक ट्रांजैक्शन है, दैट ट्रांजैक्शन कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ स्टेटमेंट। भैया एक स्टेटमेंट लिखा था कि पैसा डेबिट करना है और दूसरा लिखा था कि किसी और के अकाउंट में क्रेडिट करना है। अब आपके अकाउंट से पैसा डेबिट हो गया और अगर आप ऐसे ट्रांजैक्शन को अलाउ करोगे, ये फेल हो गया बीच में और आपने बोला इट इज अलाउड, देन व्हाट विल हैपन, आपका पैसा चले जाएगा लेकिन सामने वाले को वो पैसा मिलेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि या तो पैसा कटे तो इसके अकाउंट में जाए या फिर पैसा ही ना कटे। ठीक है, लाइक दैट। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि अ ट्रांजैक्शन शुड बी डन कंप्लीटली और नॉट एट ऑल। तो या तो भाई पूरा ट्रांजैक्शन हो या फिर बिल्कुल ना हो, दैट इज एटोमिसिटी। तो आपका ट्रांजैक्शन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। सेकंड सेज दैट कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या कहता है, ट्रांजैक्शन शुड बी कंसिस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजैक्शन। इसका मतलब क्या है, देखिएगा, एक अकाउंट ए था आपके पास, एक अकाउंट बी था आपके पास। अकाउंट ए में पैसा था 100, अकाउंट बी में पैसा था 200, है ना। ये स्टेट है, ये स्टेट, ये एक स्टेट है, मतलब इनिशियली ऐसा है, सो दैट इज वैलिड स्टेट। ठीक है, अरे भाई मेरे पास 100 रुपए हैं, आपके पास 200 रुपए हैं, तो बराबर है। ठीक है सर, आपको भी पता है कि या आई एम हैविंग 200 और मुझे पता है आई एम हैविंग 100, तो ये मुझे पता था, तो ये वैलिड स्टेट है। अब हमने क्या किया, एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया। क्या ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया, मैंने 50 रुपीज आपको ट्रांसफर किए। मैंने बोला यार चल 50 रुपए तू ले ले, तो 50 रुपीज मैंने आपको क्या किए, ट्रांसफर किए। सो दैट इज माई ट्रांजेक्शन, आई वॉन्ट टू ट्रांसफर 50 रुपीज। सो आफ्टर डूइंग दैट ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने के बाद मेरे अकाउंट में कितने बचने चाहिए, 50, 50 ट्रांसफर किए ना, और आपके अकाउंट में कितने आने चाहिए, 250 होने चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो ये वैलिड है, तो ये वैलिड है। बट अगर ऐसा हो जाता कि मेरे अकाउंट में 50 रहते और आपके अकाउंट में 200 रहते, तो ये तो इनवैलिड है भाई, मेरा पैसा कट गया और आपको, मैंने आपको ट्रांसफर किया था, आपको मिला नहीं। या फिर अगर ऐसा होता कि आपकी 250 हो जाते और मेरे भी 100 रहते, मतलब मैंने ट्रांसफर किए फिर भी मेरे नहीं कटे और आपको मिल गए, तो हम दोनों खुश, है ना। तो वो हम दोनों तो खुश है, लेकिन बैंक वाले टेंशन में आ जाएंगे, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। तो व्हाट विल हैपन, व्हाट वी कैन से कि बिफोर परफॉर्मिंग ट्रांजैक्शन, ये वैलिड स्टेट थी, इसका सम कितना था 300। आफ्टर परफॉर्मिंग ट्रांजैक्शन वैलिड स्टेट कब होगी, जब इसका सम भी कितना होगा 300। अरे भैया पैसा या तो मेरे पास हो या आपके पास हो, थर्ड के पास नहीं जाना चाहिए या तीसरे का आना भी नहीं चाहिए। तो ये क्या है, कंसिस्टेंसी, मतलब अवर ट्रांजैक्शन इज कंसिस्टेंट, तो इसको कंसिस्टेंसी कहते हैं। ठीक है, तो आपका ट्रांजैक्शन ये प्रॉपर्टी भी क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। सो योर ट्रांजैक्शन शुड सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी आल्सो। नाउ द नेक्स्ट वन इज आइसोलेशन। आइसोलेशन, transaction should be isolated to each other during the concurrent execution। ठीक है, सो आइसोलेशन क्या है, आइसोलेशन का मतलब क्या है, देखिए, अगर एक अकाउंट ए है, इस पे कोई एक ट्रांजैक्शन T1 परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो एट द सेम टाइम कोई और ट्रांजैक्शन इस पे परफॉर्म नहीं होना चाहिए, मतलब योर डेटा शुड बी आइसोलेटेड। इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग क्या कह सकते हैं पता है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या कह सकते हैं, जैसे आपके अकाउंट में कुछ पैसा है, ठीक है, यू वांट टू डेबिट योर अमाउंट फ्रॉम योर अकाउंट, तो कितने तरीके हो सकते हैं, रिप्लाई करके बताइएगा। आपके अकाउंट में कुछ पैसा है और आपको उस पैसे को निकालना है, हाउ मेनी वेज आर देयर टू विड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम योर अकाउंट। तो आप क्या कहेंगे कि सर यूपीआई से निकाल लूंगा, सर मैं यूपीआई से निकाल लूंगा, है ना, यूपीआई है मेरे पास, फोन पे गूगल पे जो होता है ना यूपीआई, उससे निकाल सकते हैं सर, है ना, उससे निकल जाएगा। चेक से निकल जाएगा सर, एटीएम कार्ड भी है मेरे पास, एटीएम से निकाल सकता हूं मैं, ठीक है। उसके अलावा सर डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड एटीएम से निकाल सकते हैं, चेक से निकाल सकते हैं, बैंक में जाके निकाल सकते हैं, ठीक है, या फिर यूपीआई से निकाल सकते हैं, नेट बैंकिंग से निकाल सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, नेट बैंकिंग, कार्ड, यूपीआई, है ना, बहुत सारे, देयर आर मेनी वेज, बहुत सारे तरीके, ठीक है सर। सो अब क्या हुआ, आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया, क्या दिमाग लगाया कि मेरे पास अकाउंट में 1000 है ना, जो भी अमाउंट है, मुझे इसमें से 500 विड्रॉ करने हैं। अब मैं कंप्यूटर साइंस का बच्चा हूँ, मुझे पता है कि डेटाबेस में 1000 लिखा हुआ है, यस। अब 500 में यूपीआई से ट्रांसफ़र करता हूँ, करना चाह रहा हूँ,
मैं चाह रहा हूँ कि एट द सेम टाइम, जैसे 10 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, एग्जैक्टली 10 बज रहे हैं, एट द सेम टाइम 500 मैं ATM से भी निकालना चाहता हूँ, ठीक है, एट द सेम टाइम 10 o'clock ATM से भी निकालना चाहता हूँ। कैसे? तो ATM अपने भाई को दे दिया, UPI खुद यूज़ कर रहे हो और क्लॉक सिंक्रोनाइज कर दी, ठीक है। फिर 500 आप बोले यार अपने दोस्त को भी दे दिया, उसको बोला तू नेट बैंकिंग पासवर्ड ले ले मेरा और तू यहाँ बैठ जा, एग्जैक्ट सेम टाइम। इसकी भी क्लॉक आपने सिंक्रोनाइज कर दी है ना, ये 3 क्लॉक हमने सिंक्रोनाइज कर दी। और हम क्या चाह रहे हैं कि सेम टाइम पे 500 अकाउंट से निकाले, क्योंकि सेम टाइम पे क्या होगा, मैं देख रहा हूं तो मुझे भी 1000 दिख रहा है, इसे भी 1000 दिख रहा है, इसे भी 1000 दिख रहा है और डेटाबेस में 1000 है। अगर सेम टाइम पे तीनों ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो जाते हैं तो तीनों के पास 500 आ जाएंगे और खाते में 500 और बच जाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गई गलत बात है ना, ये हो गई गलत बात। तो हम अगर ऐसा करने की सोचें, अगर हम ऐसा करने की सोचें तो जिन्होंने सिस्टम बनाया वो पहले से स्मार्ट थे, जिन्होंने ये सिस्टम बनाया उन्होंने ये प्रॉपर्टी बनाई, उन्होंने डेटाबेस को आइसोलेटेड बनाया कि एट अ सेम टाइम एक ही ऑपरेशन होगा, एट द सेम टाइम एक ही ऑपरेशन होगा। तो होता क्या है, जब आप 10 o'clock पे सोचा आपने कि यहाँ पे मैं अपडेट करूँ, इसने भी सोचा मैं भी अपडेट करूँ और इसने भी सोचा मैं भी अपडेट करूँ सेम टाइम पे, ठीक है। तो हुआ क्या कि जैसे ही क्या है, जैसे ही ये डेटाबेस किसी एक ने ट्रिगर किया, अगर तीनों एक साथ ट्रिगर करेगा ना तो किसी एक को मिल जाएगा, किसी एक को मिल जाएगा। तीनों ने एक साथ ट्रिगर किया था बट किसी एक को मिल जाएगा और बाकी 2 को वो क्या कर देगा, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए डिले करवा देगा, होल्ड करवा देगा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि उस टाइम पे एक ही ट्रांजैक्शन परफॉर्म होगा। तो भाई 2 से तो पैसे निकल जाएंगे और एक को मना कर देगा कि आपके पास अकाउंट में पैसा नहीं है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने सोचा कि तीनों ऑपरेशन सेम 10 o'clock पे करता हूं और 500 तीनों निकाल लेते हैं तो अकाउंट से 1500 हमारे पास आ जाएंगे और अकाउंट में 500 और बच जाएंगे, मतलब टोटल 2000 हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, बिकॉज योर ट्रांजेक्शंस आर आइसोलेटेड, योर डेटाबेस इज आइसोलेटेड, ठीक है। तो एट ए टाइम एक ही ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो सकता है डेटाबेस पे, यह आइसोलेशन है। लास्ट है ड्यूरेबिलिटी। सो ड्यूरेबिलिटी क्या कहती है, सुमित गुप्ता, हाँ भाई करके देख लो बट कटेंगे पैसे, ठीक है। या वी कैन से सेम एज अ टाइम शेयरिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल कह सकते हैं। विकास शर्मा, डिपॉजिट भी सेम टाइम पे नहीं होता, अगर डिपॉजिट भी सारे सेम हजार सारे सेम टाइम पे करोगे तो फिर वही आइसोलेशन। तो ऐसा थोड़ी ना है भाई कि बैंक से निकालना ही गलत है। बैंक में अगर आपने पैसा डिपॉजिट किया है और बैंक वाला या आपका सिस्टम डिपॉजिट नहीं करता है तो वो भी तो गलत है। तो सेम टाइम पे ना निकलेंगे ना डिपॉजिट होंगे, कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड का डिले कर देगा आपका जो सिस्टम बना हुआ है ना, वो थोड़ा सा होल्ड में डालेगा, एक सर्कल ऐसे घूमेगा, इतने में दूसरा ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो गया, फिर दूसरे सर्कल में आपका ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो जाएगा। देखा होगा ना आपने, ऐसे घूमता है स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन पे ऐसे दिखाता है कि हाँ ट्रांजैक्शन चल रहा है, और वो जितनी देर घूम रहा है इतनी देर में दूसरा परफॉर्म हो चुका है, ऐसा। हाँ भाई 25 दिन में पैसा डबल नहीं होगा, सही है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ड्यूरेबिलिटी। सर ड्यूरेबिलिटी क्या कहती है सर? सो ड्यूरेबिलिटी बेटा ये कहती है, इसको सिंपल सा ऐसे समझो, एक बार ट्रांजैक्शन अगर सक्सेसफुल हो गया, एक बार अगर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया तो वो फिर फेल नहीं होगा, और अगर ट्रांजैक्शन फेल हो गया तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। कैसे? एग्जाम्पल, हम सिस्टम को ड्यूरेबल क्यों बनाते हैं? देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, एटीएम का एग्जाम्पल लेते हैं। एटीएम पे गए सर हम पैसा निकालने के लिए, है ना, ये रहा एटीएम, वर्चुअल एटीएम मैंने यहाँ बना दिया। हम गए सर यहाँ पे पैसा निकालने के लिए, हमने कार्ड क्या किया, इंसर्ट किया, अमाउंट ट्रांसफर किया, अमाउंट डेबिट हुआ। सो अमाउंट जो डेबिट करना है हमें ना, हम पैसे डाले 500 या 1000, ठीक है, वो हमने लिखा और वो पैसा बाहर आना है अब, है ना। तो पहले क्या होगी, प्रोसेस होगी, ठीक है। प्रोसेस कहाँ पे होती है सर? प्रोसेस होती है मेन मेमोरी में, बिल्कुल। प्रोसेस कहाँ पे होती है? मेन मेमोरी में होती है, ठीक है। तो सर मेन मेमोरी में प्रोसेस चल रही है, 1000 रुपये माइनस हो गए, ये कहाँ पे हुआ? मेन मेमोरी में। 1000 रुपये मेरे हाथ में आ गए, प्रोसेस
प्रोसेस कंप्लीट ऐसे बोलते हैं ना भाई, प्रोसेस कंप्लीट कब हुई? जब 1000 हाथ में आए, है ना। हमको ऐसा लगता है प्रोसेस कंप्लीट कब हुई? जब 1000 हाथ में आए। तो दैट इज प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड इन अ मेन मेमोरी में चल रही थी, 1000 हाथ में आ गए और आपने क्या करा? एटीएम की लाइट बंद कर दी। आपने एटीएम जो चल रहा था, ये मशीन, इसका प्लग बंद कर दिया, इसको स्विच ऑफ कर दिया। तो क्या हुआ? या फिर मान लो इसकी हार्ड डिस्क फेल हो गई, या फिर क्या हुआ? मान लो कि ये खुद ही बंद हो गया, लाइट चली गई और ये खुद ही बंद हो गया। तो 1000 हाथ में आ गए, प्रोसेस इज डन इन मेन मेमोरी और वो चेंजेस सेकेंडरी मेमोरी में हुए नहीं और लाइट चली गई। तो मेन मेमोरी में जो भी कंटेंट चेंजेस थे वो तो वोलेटाइल मेमोरी है, तो आपका कंटेंट क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि 1000 आपके हाथ में भी आ गए, 1000 रुपीज आपके हाथ में भी आ गए और आपके अकाउंट से कटे भी नहीं। तो ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज योर सिस्टम इज ड्यूरेबल। ठीक है, तो वो करता क्या है? वो करता क्या है कि अगर एक बार सक्सेसफुल, आपको पता है क्या होता है बैंकिंग में, क्या होता है कि जब वो नोट गिनती है ना मशीन, तभी हमारे पास मैसेज आ जाता है कि योर अकाउंट इज डेबिटेड विद दिस पर्टिकुलर अमाउंट, है ना। तो वो मशीन से पहले वो सेव होता है, फिर अमाउंट बाहर आता है। पहले वो सेव होता है, फिर अमाउंट बाहर आता है। अब बहुत बार ये जरूर हो जाता है कि वो सेव हो गया, अमाउंट जो है वो बाहर नहीं आया क्योंकि जो एटीएम का ट्रे था वो खराब था, है ना। तो क्या होगा? वो अमाउंट वापस ट्रे से कहां चले जाएगा? वापस अंदर चले जाएगा। अंदर चले गया तो आपके अकाउंट में फिर से प्लस हो जाएगा, आपके अकाउंट में फिर से प्लस हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर एक बार सक्सेसफुल हुआ, मतलब एक बार आपके अकाउंट से आपके हाथ में पैसे आ गए, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एटीएम से पैसे भी लेके घर आ जाओ और खाते से ना कटे, इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, और सेकंड ऐसा भी कभी नहीं होगा कि आपके अकाउंट से पैसे कट जाए बट आप घर लेके ना आओ, है ना। तो दोनों पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फेलियर के केस में क्या होता है, कभी जो रिफ्लेक्ट है वो एट द सेम टाइम हो जाता है, कभी रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बट पैसा वापस आ जाता है। तो ये होता है बिकॉज ऑफ ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, तो अगर आपका सिस्टम ड्यूरेबल रहेगा तो ये चीज जरूर होगी। ठीक, चलिए, सो दैट इज अबाउट द एसिड प्रॉपर्टी। अच्छा, ये क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताएं मुझे कि क्या होना चाहिए। मैंने एसिड प्रॉपर्टी आप लोगों को समझाया ना, तो बताओ कि ये कौन सी प्रॉपर्टी की बात की जा रही है इस क्वेश्चन में। ऑल ऑफ यू ट्राई दिस। यस बेटा, 8 बज गए। हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल। एक आध सेकेंड, 1 मिनट तो आगे पीछे कर सकते हैं, बस ये आखिरी ही है ना, छोड़ रहा हूं मैं। ठीक है, नाउ सी हियर, कंसिडर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग 2 बैंक अकाउंट X एंड Y। देखो क्या हो रहा है, रीड X किया आपने, ठीक है, फिर X में से 50 माइनस किए और इसको अपडेट कर दिया। फिर क्या कर रहे हैं, रीड Y का डेटा रीड कर रहे हैं, Y में 50 ऐड कर रहे हैं और इसको राइट कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली वी कैन से दैट कि X में अगर 100 था और Y में 200 था, ये पहले था। जैसे ही ये ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया, X में 50 बचा और Y को 250 मिल गया। So what we can say, the constraint that the sum of account of x y should remain constant, मतलब पहले भी 300 था, बाद में भी 300 है, तो कौन सी प्रॉपर्टी कहता है ये? कंसिस्टेंसी। So what we can say, your answer is B, consistency। ठीक है, B is your answer। The constraint that the sum of account of x y should remain constant, ये consistency है। ठीक है, नहीं बेटा, ब्रेक हो गया है। ठीक है, 8:30 पे हम वापस से शुरू करेंगे अगला सेशन। ठीक है, सो ब्रेक नाउ, ब्रेक। ठीक है, चलिए सो मिलते हैं 8:30 और इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभिषेक शर्मा, अगर भाई x का बैलेंस यहाँ पे 0 हो गया तो टोटल एडिशन 250 और यहाँ 300 है, मतलब सम कंसिस्टेंट नहीं है, बस यही बोलेंगे ना, और क्या। चलिए
सो नाउ विल स्टार्ट 8:30 मिलते हैं। भाई ये दिन लेजिट हार्ट अटैक दिन था जैसा गया है। अगर मुझे कभी जाना हो खर्चा भी थकवा